चले बेटा शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद रेवेन्यू, एक्सपेंस और ड्राइंग के अकाउंट्स का मकसद क्लोज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। क्लोजिंग प्रोसेस भी डिस्कस हुआ था कि पहला स्टेप क्या है कि सारे रेवेन्यू के अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हम डेबिट कर देंगे और उसकी जगह पे क्रेडिट किसको कर देंगे, इनकम समरी। दूसरा स्टेप क्या है कि सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और उसकी जगह पे डेबिट किसे कर देंगे, इनकम समरी को। फिर इनकम समरी का डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा है यानी रेवेन्यू ज़्यादा है तो इनकम होगी, और डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है यानी एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस होगा। फिर उसको हम माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको उससे इनकम समरी का अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इस प्रोसेस को हम परफॉर्म कर रहे हैं, सही है। जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना इकबाल एंड सन्स का, इसको हम कहाँ तक लेके चले गए थे, हमने इनकम स्टेटमेंट बना लिया था। अब इस इनकम स्टेटमेंट की मदद से ही हम क्लोजिंग एंट्री बना सकते हैं। हमें कौन कौन से अकाउंट्स को क्लोज करना है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ड्राइंग। तो रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट्स आपको इनकम स्टेटमेंट में भी नजर आएंगे और यही अकाउंट्स आपको जो है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी नजर आएंगे। तो आप इन दोनों जगहों में से कहीं से भी देख सकते हो। जैसे यहाँ भी आपको नजर आ रहा है, देखिए कमीशन इनकम 13,000 रुपये क्रेडिट में है, ये एक ही हमारी रेवेन्यू है। और एक्सपेंसेस में हमारे पास 5 एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, तो हमें इस ड्राइंग इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो अब आप क्लोजिंग प्रोसेस अंजाम देंगे तो आप कहाँ कहाँ से रेवेन्यू एक्सपेंस उठा सकते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से उठा लें या फिर आप इनकम स्टेटमेंट उठा लें, दोनों में आपको सेम अमाउंट मिल रहे होंगे, सही। तो आइए हम इसको बनाते हैं क्लोजिंग एंट्रीज को। ड्राइंग नहीं होती, तो ड्राइंग आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही लेनी पड़ेगी। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अकाउंट्स आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएंगे। अब कभी भी जिंदगी में कहीं भी क्लोजिंग एंट्रीज बना रहे हो यही तरीका है, या तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से उठाओ या इनकम स्टेटमेंट से। अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ना हो तो फिर हमें इनकम स्टेटमेंट से ही अकाउंट को जो है वो लेना पड़ेगा। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे आप, क्या डेट है क्वेश्चन की, 2008 दिसंबर 31, और आप बना रहे हैं क्लोजिंग एंट्री और पहली क्लोजिंग एंट्री बनेगी इसमें। तो यहां पर आप लिख दें यू आर मेकिंग क्लोजिंग एंट्री, सही। तो क्लोजिंग लिख देंगे बस, बहुत आसान है क्लोजिंग एंट्रीज। पहली और दूसरी क्लोजिंग एंट्री फिक्स है, हमेशा यही बनेगी। तो क्या तरीका है कि सबसे पहले आप फाइंड आउट करें कि आपके पास कौन कौन से रेवेन्यू के अकाउंट्स हैं। आप चले जाएं अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में और आप देखें आपके पास एक ही रेवेन्यू का नजर आ रहा है, अकाउंट कमीशन इनकम W2। तो यह अकाउंट क्रेडिट में है, नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, देखिए क्रेडिट में है। तो इसको क्लोज करने के लिए आप क्या कर देंगे, डेबिट। यहाँ अकाउंट बना हुआ नजर नहीं आ रहा है लेकिन हमें यहाँ नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस की वजह से कि क्रेडिट में है। तो हम जाएंगे अपने पास, ये क्लोजिंग एंट्री की स्केचिंग आ गई, जर्नल की स्केचिंग में बनेगा ही। आप यहाँ पर आज तक आपने कितनी एंट्रीज पढ़ ली, एक जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी आपने, उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ी आपने, अब ये क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ रही। एंट्रीज की टाइप है, तो आप डेबिट करेंगे कमीशन इनकम को ताकि आप उसे क्लोज कर सकें। और क्या आएगा यहाँ पर, W2। यह आपने डेबिट किया, इसको कितने से डेबिट हो गए, 13,000 रुपये। जैसे आपने इसको डेबिट किया इसका अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसको आप ट्रांसफर करेंगे इनकम समरी में और आपने कमीशन इनकम की जगह पर किसको क्रेडिट कर दिया, इनकम समरी को। तो जो रेवेन्यू पहले कहां पर थी, कमीशन इनकम में, वो ट्रांसफर हो गई इनकम समरी के अंदर। नरेशन आ जाएगी, टू क्लोज कमीशन इनकम अकाउंट। कमीशन इनकम क्लोज नहीं किया हमने, कमीशन इनकम का अकाउंट क्लोज किया। अब अगर आपके पास कमीशन इनकम का अकाउंट ओपन हुआ होता तो फिर आप पोस्टिंग करते हैं ना, यहां पर हमने ओपन नहीं किया हुआ, लेकिन इनकम समरी का अकाउंट हम बनाएंगे। इनकम समरी का अकाउंट जो है ना, ये टेम्पररी अकाउंट है, इसमें रेवेन्यू जाएगी तो इसकी नेचर रेवेन्यू वाली होगी। जैसे अभी मैं इसको बना रहा हूं, देखिए ये मैंने इनकम समरी का अकाउंट बनाना है, सही है। यहां पर मैंने लिखा कि मैं बना रहा हूं क्या, जनरल, नाम क्या है, इकबाल एंड सन्स, इकबाल एंड सन्स। और इनकम समरी बहुत सिंपल है, ये एक फर्स्ट टाइम मैं बनवा दूंगा, आप लोग अगले क्वेश्चंस की बना लेंगे। और आज मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस जो हैं इसके 3 उसका सोल्यूशन दे दूंगा, आप लोग रात तक, आप जब तक काम कर लीजिएगा। और आप बना रहे इनकम समरी का अकाउंट, जनरल लेजर भी लिखना था, जनरल लेजर। अब देखिए करेंगे क्या, आप सबसे पहले इनकम समरी को डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे, ओके, ये जो हमने एंट्री बनाई है अपने पास, यहां पर देखिए इनकम समरी डेबिट, कमीशन इनकम डेबिट हो रही है, इनकम समरी क्रेडिट हो रही है। तो इनकम समरी को आप क्रेडिट करेंगे, आप यहां पर जाएंगे और इनकम समरी को क्रेडिट करेंगे। आप इसके नीचे ही बना लीजिएगा इस अकाउंट को, मैंने दूर बनाया हुआ है क्योंकि वो स्केचिंग का प्रॉब्लम है। 2008 दिसंबर 31 को ये क्रेडिट हो रही है, कितने से, 13,000 से। क्या रीजन है इसका, कमीशन
इनकम। तो देखिए हमने कमीशन इनकम को ट्रांसफर कर दिया किसमें, इनकम समरी में। यही कमीशन इनकम पहले अपने अकाउंट में 13,000 क्रेडिट में थी और अब ये इनकम समरी के अकाउंट में 13,000 क्रेडिट में आ गई। एक काम हमने कर लिया, अब हम दूसरा काम करने जा रहे हैं। दूसरे काम में हमें क्या करना है, तमाम एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस कौन कौन से हमारे पास, ऑफिस एंड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये 5 एक्सपेंसेस हैं। ये सारे कहाँ पर है, डेबिट में। इनको क्लोज करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये सारे क्रेडिट हो जाएंगे। हम जाएंगे अपने क्लोजिंग एंट्री के स्केचिंग में और यहाँ पर पहले हम एंट्री नंबर 2 लिखेंगे और इनकम समरी को डेबिट करेंगे। इनकम समरी को डेबिट क्यों कर रहा हूँ, कि सारे एक्सपेंसेस क्लोज करने के लिए क्रेडिट करूंगा तो इनकम समरी एक्सपेंसेस की जगह पर डेबिट हो जाएगी। ये अपनी एंट्रीज का नंबर है, इनका जो क्लोजिंग एंट्रीज है उसके अपने नंबर आएंगे 1 2 3। कौन कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं बेटा अपने पास, इनकम स्टेटमेंट से देख के बताओ जी। ऑफिस, लैंड एक्सपेंस क्रेडिट और डेप्रिसिएशन। ये आपके पास जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ना, वहां से आप देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, कंफर्म करें सही लिख रहा हूं, आप लोग देख के बताएं ना, आपके पास कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ऑफिस एंड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस, बैड डेट्स एंड सैलरीज एक्सपेंस। सही है, तो आप यहां पर बैड डेट्स एंड सैलरी एक्सपेंस को भी क्रेडिट कर देंगे। तो बैड डेट्स एक्सपेंस एंड सैलरीज एक्सपेंस, इसमें कोई डब्ल्यू तो नहीं था, नहीं। अब इनके अमाउंट बताइए। ऑफिस एंड एक्सपेंस यहां पर हमें मेंशन हुआ होगा 350, 550, सही है। 300, 350, 550 ना। अब यहां जाएंगे और क्रेडिट करेंगे 350, 550, 500,000। ये आपने पांचों एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया। जैसे आप इसे क्रेडिट करेंगे, सारे डेबिट में थे, क्रेडिट होंगे तो उनका अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। और इन सब को मिलाकर आप किसे डेबिट कर देंगे, इनकम समरी को। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस इनकम समरी की डेबिट साइड पर चले जाएंगे। ये दोनों एंट्रीज फिक्स है, हमेशा ऐसी बनेंगी। टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको पहले यही करना है, इनकम समरी क्रेडिट करके कमीशन जो रेवेन्यूज होंगी उनको डेबिट करके इनकम समरी क्रेडिट करनी, हमेशा ऐसी होगी। और दूसरी एंट्री में आपको हमेशा ऐसी करना है, सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे उनके अकाउंट्स को और इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। अब ये एंट्री पोस्ट करेंगे आप कहां पर, इनकम समरी के अंदर। इसमें इनकम समरी क्या हो रहा है, डेबिट 2400 से, तो आप इनकम समरी को यहाँ डेबिट करेंगे 2400 से। यहां पर हम आ गए और हमें डेट लिखनी है। ये एंट्री नंबर कौन सी थी, ये एंट्री नंबर कौन सी एंट्री नंबर थी क्लोजिंग की, 1 थी ना, 6 कहां से आ गई। पहली एंट्री में हमने कमीशन इनकम को डेबिट करके क्लोज किया ना बेटा, देखें आप लोग क्या देख रहे हैं। पहली एंट्री में हमने कमीशन इनकम को डेबिट किया, इनकम समरी को क्रेडिट किया। तो इनकम समरी जो 13,000 से क्रेडिट हुई है वो एंट्री नंबर 1 में हुई है। फिर ये सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं, एंट्री नंबर 2 में हो रहे हैं। तो हम जो है डेबिट में, इनकम समरी डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है। इसमें इनकम समरी डेबिट हो रही है, डेबिट में लिखेंगे ना इसको। हम इनकम समरी को डेबिट करेंगे 2008 दिसंबर 31, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में। गौर से देखें बेटा, क्लोजिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये अभी ट्रेडिंग बिजनेस में भी आएगा जी। तो इसको हम डेबिट करेंगे। अब इसमें पहले टाइटल्स लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि जब इनकम समरी डेबिट हो रही है ना, तो क्रेडिट कितनी चीज हो रही है, 5। ये 5 लिखनी पड़ेंगी आप। पोस्टिंग में हमने आपको बताया था जर्नल लेजर में जी, तो सारे लिखें आप। ऑफिस, लैंड, तरतीब से लिखवाइएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, आपके पास जो है ना रजिस्टर में काम होना चाहिए था आज। और बैड डेट्स एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस आपने क्रेडिट कर दिए। कितने कितने से होंगे ये, 350, 550 और 500 और 1000। अब आप खुद देखें कि इनकम समरी के क्रेडिट साइड पे ये सारी क्या आ गई, ये रेवेन्यूज हैं, और इनकम समरी के डेबिट साइड पे सारे क्या आ गए, एक्सपेंसेस। अब ये जो रेवेन्यूज हैं ये कितनी है, 13,000, और एक्सपेंसेस ये हमने क्यों इस अकाउंट में जमा किया, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम कैपिटल में ना एक्सपेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं ना रेवेन्यूज को, हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे इनकम या लॉस को। और अभी अगर आप इनकम समरी का बैलेंस निकालें तो क्रेडिट में 13,000 और डेबिट में कितना है, 2400। तो क्रेडिट में ज्यादा है ना,
कितना जा रहा है 10,600। तो इस अकाउंट को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10,600 से डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और 10,600 बैलेंस कहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है। अभी यहां पर 10,600 बैलेंस है, लेकिन अब इस अकाउंट को जब मैं क्लोज करूंगा तो 10,600 से जब डेबिट करूंगा ना इसको, तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये 10,600 किसको शो कर रहा है, इनकम को, क्योंकि रेवेन्यू 13,000 है, एक्सपेंस 2,400 है, तो 10,600 तो बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में, ये नेट इनकम को शो कर रहा है। अगर यहाँ डेबिट में ज्यादा बैलेंस आ रहा होता तो नेट लॉस को शो करता। अभी क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट है, तो इसको क्लोज करने के लिए मैं डेबिट करूंगा 10,600 से, और डेबिट में ज्यादा अमाउंट होता तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करता। यानी इसका मतलब है इनकम समरी का अकाउंट को जब मैं क्लोज करूंगा तो मुझे डेबिट करना है। ये कौन बता रहा है, इनकम समरी का अकाउंट खुद बता रहा है कि मेरे अंदर 10,600 से क्रेडिट में बैलेंस है। तो आप जाएं और यहां पर मेरे अकाउंट को क्लोज करें, कितने से, इनकम समरी डेबिट क्रेडिट, डेबिट। क्यों, क्योंकि बैलेंस कहां पर है, क्रेडिट में है। तो इनकम समरी को हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 10,600 से। अब ये 10,600 से जब मैं वहां पे डेबिट में लिखूंगा ना इनकम समरी के अकाउंट में, तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब यहां पर आपको ये जो 10,600 है ये है क्या, ये इनकम है या लॉस है। तो ये 10,600 क्रेडिट में ज्यादा है, क्रेडिट में रेवेन्यूज हैं, डेबिट में एक्सपेंसेस हैं। तो 10,600 ज्यादा क्रेडिट में होने की वजह से ये इनकम है। और इनकम कैपिटल को बढ़ाती है, कम करती है। जो कैपिटल को बढ़ाने वाला काम और कम करने वाला काम था, जो साल के दौरान हमने डेफर कर दिया था, अब वो इस दफा हो रहा है। और कैपिटल आप क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल इकबाल, कितने से, 10,600 से। तो ये जो एंट्री है ना तीसरी वाली, ये वेरिएबल है। पहली एंट्री दूसरी एंट्री हमेशा ऐसी बनेगी। आप जो चारों क्वेश्चन सॉल्व तीनों करेंगे ना आगे क्वेश्चन सॉल्व, पहली एंट्री यही होगी, दूसरी एंट्री यही होगी इनकम स्टेटमेंट के बाद। तीसरी एंट्री में आपको देखना है कि इनकम समरी का क्रेडिट जा रहा है या डेबिट जा रहा है। देखिए आपको एंट्री से भी दिख रहा है, ये क्रेडिट है इनकम समरी का 13,000 और ये डेबिट है इनकम समरी का 2,400। तो यहां आपको साफ नजर आ रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है इनकम समरी की और डेबिट साइड क्या है, छोटी है। यहां से भी आपको दिख रहा है, लेकिन इसका अकाउंट बनाना चाहिए, इससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। नरेशन में मैं क्या लिखूंगा, टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट। अब एक सवाल पूछने वाला हूं मैं आपसे, जो अटेंटिव होगा, शुरू से अटेंटिव बैठा होगा, रिवाइज करके आया होगा, वही इस चीज का जवाब दे सकता है। क्या आपको कुछ नजर आया, ठहर जाओ, पूरी बात करें, आप क्या बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो बोलिए, आप सही बोल रहे हैं। यानी कि इसको अगर अच्छी जबान में बोले, सही बोला आपने, बहुत जबरदस्त, गुड। यानी पहले हम कैपिटल, जब हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी तो उसमें हम 4 चीजों को अपडेट करते थे, एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू। एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। हम कैपिटल को अपडेट नहीं करते थे। कैपिटल अपडेट कहां पर होता है, क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर। अब देखिए क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर जो कैपिटल, अब ये जो हम लोग कैपिटल बताएंगे ना आउटसाइडर को, हम ये इनकम स्टेटमेंट देंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, ये वाला, ये इनकम स्टेटमेंट उसको देंगे और एक बैलेंस शीट भी देंगे। बैलेंस शीट में क्या क्या बताएंगे, उसे एसेट, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी। तो हम ऑनर इक्विटी, आप अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखें, आपकी ऑनर इक्विटी कितनी थी, कहां गया वो, आपके पास कैपिटल कितना लिखा हुआ था, 5,000। इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ना सारी चीजें अपडेटेड हैं, मां सिवाय कैपिटल की। ये कैपिटल जो 5,000 लिखा हुआ है ना, दिस इज नॉट द फाइनल अमाउंट। और हम जब यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैपिटल बताएंगे तो फाइनल अमाउंट बताएंगे। अब वो फाइनल अमाउंट कैसे आएगा, क्लोजिंग एंट्रीज की मदद से। ये जो क्लोजिंग एंट्री के अंदर आपने काम किया है ना, इसमें आपने कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट किया है। अब वो जो कैपिटल 5,000 था उसमें 10,600 ऐड होगा और अब कैपिटल आपका कितना आ जाएगा, 15,600। ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर ड्राइंग होती तो उसको भी क्लोज करके कैपिटल को हम क्या करते, बढ़ाते कम करते, फिर जो फाइनल आता ना कैपिटल का अमाउंट, वो हम कम्युनिकेट करते। इट मींस व्हेन वी आर रिपोर्टिंग फाइनेंशियली और हम इनकम स्टेटमेंट वगैरह बता रहे हैं ना आउटसाइडर को, तो रेवेन्यू एक्सपेंस के ये जो अमाउंट लिखे हुए हैं यही हम आउटसाइडर को, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। एसेट, लायबिलिटी के भी यही अमाउंट हम यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। लेकिन कैपिटल का जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आ रहा होता है वो एडजस्टेड नहीं है। इसका मतलब है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज नॉट फुल्ली एडजस्टेड, इट इज एडजस्टेड अप टू एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, एंड कैपिटल इज नॉट एडजस्टेड टिल इट, एंड इट इज एडजस्टेड व्हेन वी मेक क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्री का क्या नाम होना चाहिए, क्लोजिंग एंट्री का नाम एक तो क्लोजिंग एंट्रीज है और एक नाम और बताया था आपको, क्लोजिंग एंट्री असल में ट्रांसफरिंग एंट्रीज हैं। In these entries we are transferring revenues to income summary, expenses to income summary and net income or loss to capital account। और ड्राइंग का बैलेंस भी हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्लोजिंग हो रही है अकाउंट्स की
ट्रांसफर हो रहा है बैलेंस, और तीसरी चीज कैपिटल एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट कैपिटल एडजस्ट हो रहा है इसमें। यानी 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, जिसमें से 4 एडजस्टिंग एंट्री में एडजस्ट होते हैं, और जो कैपिटल है वो कहाँ एडजस्ट होता है, क्लोजिंग एंट्री के अंदर। नाम इसका क्लोजिंग एंट्री क्यों है, क्योंकि ज्यादा काम इसमें क्लोजिंग का हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो रही, इसमें एडजस्टमेंट भी हो रही है। यानी आपसे कोई पूछे कि बताओ कैपिटल कहाँ एडजस्ट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, क्लोजिंग एंट्री इसके एडजस्ट होता है। अब ये जो थर्ड वाली एंट्री है ये हमने पोस्ट नहीं की, ये एंट्री हम पोस्ट करेंगे कहां पर, इनकम समरी में। कैपिटल में भी पोस्ट होनी चाहिए। कैपिटल पहले कितना था, 5,000, 10,600, कैपिटल बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो कैपिटल अब कितना हो जाएगा, 15,600। लेकिन वो हम नहीं दिखा रहे, वो करेंगे हम, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। हम इनकम समरी के अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करेंगे। क्या हो रहा है इनकम समरी अकाउंट इस एंट्री में, डेबिट। तो आप जाएं अपने अकाउंट में, यहां पर इनकम समरी के, और लिखें आप एंट्री नंबर 3, और इसमें ये इनकम समरी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,600 से, और सामने का लिख देंगे हम कैपिटल। अब आप देखिए तो दोनों साइड्स क्या हो चुकी हैं, बराबर। तो ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी इनकम समरी का अकाउंट भी क्लोज हो गया आपका। दोनों साइड्स की बराबर हो जाएंगी, 13,000 और 13,000। तो देखिए इस तरीके से आप क्लोजिंग एंट्री करते हैं। लेकिन अभी इसमें एक चीज नहीं आई जो आपके पास आएगी, और वो है ड्राइंग। तो उसकी 4th एंट्री बनाएंगे आप। क्या एंट्री बनेगी, 4th एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग क्रेडिट होगी। हमेशा ड्राइंग क्रेडिट होगी, क्योंकि ड्राइंग डेबिट में होती है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट, और कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। यानी कि क्लोजिंग एंट्री में ये एंट्री चेंज होगी कभी, फर्स्ट एंट्री कभी चेंज नहीं होगी, ऐसी ही बनेगी। सेकंड एंट्री भी ऐसी ही बनेगी। 4th एंट्री अगर बनाए ड्राइंग वाली तो वो भी वैसी बनेगी। चेंज कौन सी होगी सिर्फ, और वो भी क्या चेंज होगी, कभी ये बनेगी और कभी उल्टी बनेगी। उल्टी कब बनेगी, जब लॉस होगा। अच्छा ओके, अब इसके बारे में क्या करना है, आप लोग अपने अगले क्वेश्चन में क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट के बाद। इनकम क्या क्या आई है आपकी, इनकम बताएं जो आपने की अगले क्वेश्चंस। इनकम क्या आ रही है, 10,025 इज द करेक्ट अमाउंट। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस बताएं, लिख ले अपने पास, 18,275। दूसरे क्वेश्चन का आ रहा है ना, अरे बेटा ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ना। दूसरे क्वेश्चन का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है 18,275, 18,275। इनकम आ रही है 100,025। इसका अगले क्वेश्चन का बताओ, अगले क्वेश्चन का कोई बताए, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 3 का 18,275 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है, करेक्ट है ये करेक्ट है जी। तीसरे क्वेश्चन का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस बताओ। नहीं किया है तो अपने साथ बहुत बुराई की। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप लोगों को ट्राई करना चाहिए था, आप लोगों ने किया नहीं। एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के बाद अकाउंट बनेंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दूसरा है ना, ये दूसरा सवाल है ना बेटा, ये है दूसरा सवाल। क्या नाम है इसका, मिस्टर अहमद। मिस्टर अहमद के एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है 219,550। सही है, ये दूसरा सवाल अहमद वाला सवाल जो है, इसकी इनकम आ रही है 88,350। सही भाई, ये आप करना, आपको खुद ही यही है, खुद करेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना कोई भी फायदा नहीं है। चौथे का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल आ रहा है 4,42,000। 4,42,000 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल है, और इसमें लॉस आएगा 15,200 रुपये। सही है, और एक और रह गया है, किया आपने वो, हाँ एक और, एक जो मैंने नहीं बताया वो बताओ। 18,275 और इनकम आ रही 100,025। इसको लाजमी करें और ये क्लोजिंग एंट्री से बनाएं, वरना कोई फायदा नहीं होगा। यू मस्ट मेक इट। अच्छा, ये जब क्लोजिंग एंट्रीज बन जाती हैं, देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे आपको चीजें नहीं आएंगी। यू मस्ट सॉल्व देम। कुछ क्या करना क्या था, एडजस्टिंग एंट्री बनानी थी, 2-3 अकाउंट बनाने थे, और एडजस्टेड इनकम स्टेटमेंट 4 चीजें थी।
4 दिन थे, एक सवाल एक दिन में करते, आराम से आपका काम हुआ होता। और ये करना है आपको, क्योंकि सारे आगे क्वेश्चन जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इसी तरीके से आ रहे होते हैं। सारे नहीं, मतलब पूरा प्रोसेस परफॉर्म नहीं करना होता, लेकिन करना होता है। अच्छा, कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें बनाने होते हैं? 4। कौन कौन से बताइए? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। बहुत आसान है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी ये बोलती है कि आप मुझे बताओ कि बिगिनिंग कैपिटल कितना था, कैपिटल में इजाफा किन रीजंस की वजह से हुआ, कमी किन रीजंस की वजह से हुई, और अभी कैपिटल कितना है। ये इसका देखिए फॉर्मेट है, ये आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज द फॉर्मेट, बहुत आसान है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग, और फॉर द पीरियड एंडेड, मतलब ये लिख के साल के शुरू का कैपिटल यहाँ लिख देंगे आप। मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। हाइपोथेटिकल डाटा के साथ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, सही, मेरा फर्जी डाटा है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फहद कंपनी। अब फहद कंपनी का बिगिनिंग कैपिटल एज्यूम करें, वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था बिगिनिंग कैपिटल 1 लाख, और उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है कितनी साल के दौरान, और मजीद पैसा लगाया तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा ना। तो उसने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो कैपिटल बढ़ेगा। इनकम कमाई उसने 1,30,000, इनकम कमाई उसने 40,000, तो टोटल कैपिटल में कितना इजाफा हुआ? 70,000। ये 70,000 लाकर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आपका कैपिटल बना वो कितना बन गया? 1,70,000। ये सब टोटल कहलाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ऐड करने वाले ऐड किए। अब जब इनकम है तो लॉस तो नहीं होगा ना। फॉर्मेट में मैंने दोनों क्यों रखे कि इनकम है तो ऊपर ऐड कर देना, लॉस हो तो नीचे लेस कर देना। लेकिन अभी हमने ये एज्यूम किया है कि फहद कंपनी ने इनकम कमाई, तो इनकम 40,000 हम लेके चले गए। इनकम भी कैपिटल को बढ़ाती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल को बढ़ाती है, तो कैपिटल हो गया 1,70,000। अब लॉस तो होगा नहीं, ड्राइंग होगी। अब उसने एज्यूम करे ड्राइंग की है 20,000, तो वो ऑनर के राइट को क्या करेगी? कम। तो ऑनर का राइट कम करके अब फाइनल कैपिटल का बैलेंस निकाल लेंगे कितना? 1,50,000। ये 1,50,000 आप कहाँ लेके चले जाएंगे? बैलेंस शीट में। और यही 1,50,000 आपको नजर आ रहा होगा किसमें? क्लोजिंग एंट्री के बाद। तो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। सिंपल सा स्टेटमेंट है ये। और अभी हम ये स्टेटमेंट किसका बनाने जा रहे हैं? हाँ, बनाने जा रहे हैं इकबाल एंड सन्स का। अब मुझे बताएं इस स्टेटमेंट में क्या क्या था? कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। क्या क्या? इन्वेस्टमेंट, नेट इनकम, इसको देखते हैं, लॉस और ड्राइंग। अब मुझे बताएं कैपिटल बिगिनिंग मुझे कहां से मिलेगा? ट्रायल बैलेंस। कौन से? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। अगर आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखें तो आपको कैपिटल बिगिनिंग नजर आ जाएगा। साल के शुरू का कैपिटल है वो, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ही मिल जाता है। कितना कैपिटल नजर आ रहा है आपको? 5,000। सही है। इसके बाद क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। सवाल में कहीं शो नहीं हो रहा कि उसने मजीद पैसे लगाए, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनकम, अभी हमने इनकम स्टेटमेंट बनाकर इनकम निकाली थी, जो कि क्लोजिंग एंट्री में भी नजर आ रही थी हमें, एंड दैट इज 10,600। इसका मतलब इनकम भी आ गई हमारे पास। और ड्राइंग है? नहीं। इस सवाल में लॉस है? नहीं। ये दोनों नहीं है। तो सिर्फ क्या हमें मिला? कैपिटल बिगिनिंग मिला और इनकम मिली, बस। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में इनकम को ऐड कर देंगे, जो नहीं है उसे इग्नोर कर देंगे, अपनी तरफ से थोड़ी लिखेंगे। तो हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, ये हम यहां पर बनाएंगे। सबसे पहले नाम आ जाएगा इकबाल एंड सन्स। जब मैं आपको वो भेज दूंगा ना सॉल्यूशन, उसके बाद आप करेंगे तो इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी आप में। इंप्रूवमेंट उस वक्त ज्यादा आएगी जब आप सॉल्यूशन भेजने से पहले सॉल्व करेंगे। फिर आप देख देख के कर रहे होंगे, उसमें फायदा नहीं है। आप पिछला वाला क्वेश्चन जो है उसके सॉल्यूशन को देख के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। हर कोई करता है, ये तो आप कर रहे हैं ना, ये मेरे पास आईकॉम पार्ट 1 के बच्चे भी करते हैं। सही है, तो आप इतना परेशान नहीं। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, इधर आ जाएगी डेट फॉर द पीरियड एंडेड, और आपको फर्स्ट टाइम देख देख के करना पड़ेगा। जब आप तीसरे चौथे क्वेश्चन में आएंगे तो आपको थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगी बेटा? डेट दिसंबर 31, 2008। हाँ भाई, क्या फॉर्मेट था? सबसे पहले कैपिटल लेके चले जाओ बिगिनिंग। पहले कैपिटल कितना था? कितना था ट्रायल बैलेंस में? बस इसमें हमें सिर्फ इनकम को ऐड कर देना है, क्योंकि मजीद कैपिटल में इजाफे का कोई रीजन यहाँ मौजूद नहीं है। तो इनकम ऐड कर लो। कितनी इनकम है? 10,600। बस खत्म हो गया। इसको ऐड कर दें तो पहले कैपिटल कितना था? 5,000, और अब कैपिटल कितना हो चुका है? 15,600। यानी हम जब कम्युनिकेट करेंगे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, तो उन्हें यहाँ मालूम चल रहा है कि 15,600 कैपिटल कैसे हो गया। दिस इज कैपिटल
एंडिंग। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, वेरी सिंपल। और ये सिंपल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें मौजूद जो बाकी एलिमेंट्स हैं, ये जो मैंने आपको दिखाए, ये मौजूद नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट ना ड्राइंग है। आगे वाले न्यूमेरिकल में ड्राइंग आएगी, ड्राइंग, इन्वेस्टमेंट उसमें भी नहीं आएगी। अच्छा, तो क्या क्या कर लिया हमने, आप देखें। मैंने आपको जो अकाउंटिंग साइकिल बताया था वो काउंटर ऑनर्स इक्विटी। इन्वेस्टमेंट मींस कि कैपिटल में इजाफा हुआ। इन्वेस्टमेंट कोई अकाउंट थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, कोई अकाउंट की नेचर होती है, कैश और कैपिटल होगा। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या कर लिया, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है 3 क्वेश्चंस की। हमने एनालिसिस की शुरू में, फिर रिकॉर्डिंग की, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, उसके बाद प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर मैंने आपको प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस अभी बने हुए दिए थे, फिर एडजस्टमेंट बनाकर हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, इनकम स्टेटमेंट बनाया, क्लोजिंग बनाई और यहां तक पहुंच गया। अब हमें क्या बनाना है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। दिस इज वेरी सिंपल। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से सिंपल कोई चीज नहीं है। करना क्या है आपको, आप मुझे बताएं कि दिस इज योर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से अकाउंट रियल अकाउंट हैं, कैश से लेकर कैपिटल तक, एसिड लायबिलिटी कैपिटल, और कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस। वे क्लोजिंग एंट्री तो बताया था मैंने आपको। क्या ये अकाउंट्स की अब मौजूदगी है, ये मौजूद हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या ये मौजूद हैं? अब नहीं, हमने तो क्लोज कर दिए, खत्म हो गई। और ये जो कैपिटल 5000 नजर आ रहा है, अब ये कितना है? और क्या क्लोजिंग एंट्रीज में इन चीजों में तब्दीली आई है एसिड लायबिलिटी में? नहीं। तो अब एक नया ट्रायल बैलेंस बनेगा, जिसे कहते हैं पोस्ट क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद का, पोस्ट माने आफ्टर, इसे आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। उसमें आपको जस्ट ये जो अकाउंट्स है ना, कैश से लेकर सैलरी पेबल तक, ये ऐसी कॉपी कर देने। क्यों? क्योंकि इनमें कोई तब्दीली नहीं आई क्लोजिंग की वजह से। और कैपिटल को अपडेट कर देंगे, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंस को गायब कर देंगे। इट मींस पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में इनकम स्टेटमेंट के सारे अकाउंट गायब कर देने आपने, क्योंकि वो सब क्लोज हो जाते हैं। पोस्ट क्लोजिंग तो साल के एंड में बन रहा है, नेक्स्ट पीरियड में इसके जो अकाउंट्स पोस्ट क्लोजिंग में आएंगे यही ट्रांसफर होंगे। लेकिन पोस्ट क्लोजिंग अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा, उसके अकाउंट्स आप अगले साल ले जाएंगे। लेकिन पोस्ट क्लोजिंग बनता कब है? पीरियड के एंड में। उसमें जाएगा क्या क्या, एसिड लायबिलिटी। कहां से लेके जाओगे एसिड लायबिलिटी? प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से उठाओगे? नहीं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से उठाएंगे। और कैपिटल, कैपिटल तो एडजस्टेड से भी नहीं उठाएंगे। पोस्ट क्लोजिंग या तो आप यहां से उठा लें स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी से, यहां नजर आ रहा होगा 15,600, या खुद कैलकुलेट कर लें प्लस माइनस करके और बना लें अपना पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये रहा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब इसमें देखिए मैं कुछ ही नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट कॉपीइंग। ये जो मैंने इधर सेलेक्ट किया इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा कि आप ये काम नहीं कर सकते पोस्ट क्लोजिंग में, खत्म। देखिए सब मैंने छाप दिया और एक 10वां अकाउंट में डाल दूंगा, किसका? कैपिटल का। और इसको मुझे चेंज कर देना, ये लिखा हुआ था 5000, मैं लिखूंगा 15,600। अब इनको सम कर लें आप, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। ये तमाम चीज हम कर रहे हैं ना, ये हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हर चीज आपको नजर आ रही है कि ये चीज इसमें से निकल रही है, ये चीज इसमें से निकल रही है। आगे जाकर आपको डायरेक्ट चीजें करनी है। तो अगर आप ये 4 क्वेश्चन जो दिए थे इसमें आपको देख देख के करना है, ये नहीं करेंगे तो डायरेक्ट वाला कैसे करेंगे? डायरेक्ट वाले में पता क्या होगा, डायरेक्ट वाले में वो दे देगा आपको एक सवाल जो आपके पास मौजूद है, वो कहेगा मुझे ये चाहिए पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल, बस। अब ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टिंग एंट्री अकाउंट्स, माइंड में इनकम निकालनी पड़ेगी, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपसे मांग ये रहा है, वो सारी कैलकुलेशन थोड़ी करनी है आपने। पता चल रहा है वो पोस्ट क्लोजिंग मांग रहा है, अब सब कुछ बनाते हुए आ रहे हैं। सब कुछ नहीं बनाना, क्या बनाना है शॉर्ट में वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको ये पूरा सीक्वेंस में बनाना आना चाहिए ना। अब मैं आपसे कहूं कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में अकाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से कॉपी होते हैं, आप बोल रहे हैं ये क्या है, ये मैंने कहां से कॉपी किया? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। फिर मैं कहूं कि उसमें कैपिटल को चेंज करना होता है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, तभी तो आप डायरेक्ट वाला बना सकेंगे। अब आपको मैं ये बात कह रहा हूं कि इसमें ये चीज आएगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी, आप पीछे वाला प्रैक्टिस में ही नहीं है आपका, तो आपके ऊपर से चीजें गुजरेंगी, भाई लाजमी प्रैक्टिस करें। नाउ अब आप क्या करेंगे, पोस्ट क्लोजिंग बन गया। पोस्ट क्लोजिंग क्यों बनाया? बैलेंस शीट बनाने के लिए। बैलेंस शीट में हम वही चीजें मेंशन करते हैं जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे। क्या क्या? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। और वही चीज आपको नजर आ रही है कहां पर? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में। एसेट नजर आ रहा है, लायबिलिटी नजर आ रही है, कैपिटल। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने करंट एसेट, फिक्स एसेट को अलग अलग नहीं किया था ना, लायबिलिटी क्योंकि टाइटल्स थे। यहां आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताएं एसेट कहां से लेकर कहां तक एसेट्स है? कैश से लेकर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर तक एसेट्स हैं, ये सब एसेट्स हैं। इनमें से कौन कौन से करंट एसेट्स हैं? कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस ऑफ डेटर्स,
कमीशन रिसीवेबल और ऑफिस सप्लाईज, ये हमारे करंट एसेट है। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें एसिड और इक्विटीज शो करनी है हमें। तो करंट एसेट के सेक्शन में ये सारे जाएंगे, और फिक्स एसेट में क्या जाएगा, फर्नीचर और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। बाकी ये तो दो है ना, ये आपकी लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटी में जाएंगी और कैपिटल में जाएगी, ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल जाएगा। बनाना किस तरीके से, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, 2 पेजेस पे आप बना लीजिएगा इसको, या फिर आप लैंडस्केप में बना लीजिएगा। ये एसिड साइड है और ये इक्विटी साइड है। ऊपर आपने लिख दिया कि एक बैलेंस की बैलेंस शीट बन रही है, डेट भी लिख दिया आपने। अब यहाँ पर एसिड साइड में ना आपको पहले पोर्शन बनाना है किसका, करंट एसिड्स का। अलग अलग लिखते हैं इसमें, करंट एसिड अलग, फिक्स एसिड अलग। यानी कि मैंने कॉलम बनाए हुए, ये एक कॉलम है, ये इसके अंदर कॉलम है एक और, इसके अंदर एक और कॉलम है। इस कॉलम को हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट इनर, इसको सेकंड इनर। यहाँ पर भी देखिए मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, फर्स्ट इनर, सेकंड इनर। तो पहले करंट एसिड में मैं क्या लिखूंगा, आप जाएं अपने क्वेश्चन में देखें कि आपके पास ये रहा क्वेश्चन, मतलब ये जो हमने सोल्यूशन किया है, इसमें करंट एसिड में क्या है, कैश। तो हम कैश को लिखेंगे, कैश को लिखेंगे बैलेंस शीट में। कितना कैश है, 4550। इस तरीके से देखिए बैलेंस शीट की अपनी प्रेजेंटेशन है, आपको उसकी प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए काम करना है। प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। अगले हमारा कौन सा अकाउंट है, रिसीवेबल। अब रिसीवेबल में से आपको बताया था ना, ये अलाउंस ऑफ डेटर्स क्या कर देते हैं, माइनस। तो अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 3500, अलाउंस ऑफ डेटर्स कितना, 500। इसका मतलब क्या है, 500 रुपए शायद कस्टमर से ना मिले, तो कस्टमर से पक्का अमाउंट कितना मिलेगा, 3000। तो ये 3000 कहलाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या कहलाती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी ये वो वैल्यू है जो कस्टमर से हमें मिलेगी। अब आप करेंगे क्या, अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल को बैलेंस शीट में लिखूं, लाइन से इसी तरतीब से लिखना है। देखिए ये जो जिस ऑर्डर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसी ऑर्डर से चीजें जा रही है। अब 3500 आप यहां नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, ये मैं अंदर लिखूंगा इधर, वजह क्योंकि मुझे इसमें से अलाउंस ऑफ एड्रेस को क्या करना है, लेस। अगर अलाउंस ऑफ एड्रेस नहीं होता तो मैं इधर लिखने के बजाय इसको डायरेक्ट कैश के नीचे लिख के सम कर लेता उसको। अभी अलाउंस ऑफ एड्रेस है तो मुझे इसको लिखना है सेकंड इनर में, और इसमें से फिर मैं लेस करूंगा किससे, अलाउंस फॉर एड्रेस। ये तरतीब याद रखिएगा, जब भी अलाउंस ऑफ एड्रेस होगा आपको अलग से कॉन्ट्रा एसिड है, ये अलग से लेके आना। कितना था वो, 500। आप अलग से लेस करेंगे ऐसे, और फिर इसको यहां लेके जाएंगे लेस करके। कितना हो गया ये, इसका मतलब है रिसीवेबल की असल वैल्यू आ गई कितनी, 3000 रुपए। 3500 रुपए हमने उसमें से अलाउंस ऑफ एड्रेस लेस करें। हमेशा ये होगा, अनलेस अलाउंस ऑफ एड्रेस ना हो तो आप ये 3500 यहां लिखने के बजाय यहां लिख लेंगे। और कोई करंट एसिड है हमारे पास, देखें। अरे भाई कोई बीच में से एसिड छोड़ने का क्या फायदा है, कमीशन रिसीवेबल नहीं लिखेंगे, कमीशन रिसीवेबल भी लिखिए ना। सारे करंट एसिड आपको कॉपी करने। कमीशन रिसीवेबल कितना है बेटा, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल बताएं। आप लोगों को पास सोल्यूशन होना चाहिए ना इनकम स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का। 5000, तो 5000 से कमीशन रिसीवेबल लिख लेंगे। और कौन सा करंट एसिड है, जाइए जरा, ऑफिस सप्लाईज W1 250, ये छाप रहे हैं जस्ट आप, ऑफिस सप्लाईज W1 250। इसके अलावा कोई करंट एसिड नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो हमारे पास एसिड्स आ रहे हैं ना, ये फिक्स एसिड है, फर्नीचर और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसको हम अलग से लिखेंगे। अब ये सारे करंट एसिड हम क्या कर लेंगे, टोटल करंट एसिड। इसका मतलब क्या है, ये वो एसिड है जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड या तो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएंगे या मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको आप सम कर लेंगे। यानी हमारे बिजनेस में 12800 के ऐसे एसिड हैं जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड या तो कंज्यूम हो जाएंगे या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर किसकी, नॉन करंट एसिड। और 2 ही नॉन करंट एसिड है, एक एसिड फर्नीचर है और एक उसका कॉन्ट्रा एसिड है। देखें यहाँ पर है फर्नीचर, या आप HSC टैबलेंस से भी उठा सकते हैं टाइटल्स, क्योंकि HSC टैबलेंस में एसिड लायबिलिटी वैसी ही है जैसी यहाँ लिखी हुई, 5000 और 500। तो आप जाएंगे और आप लिखेंगे फर्नीचर, लेस करेंगे इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। जब फर्नीचर यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्नीचर में से लेस हो रहा है। कितना है, लेस कर लेंगे 500। अब एक बात जरा मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा।
पहले तो सम कर लो, इसका टोटल क्या आ रहा है 4500। दिस इज टोटल नॉन करंट एसेट। देखिए अब हमारे पास अगर कोई और फिक्स एसेट भी होता तो इनको ना हम अंदर लिखते इधर, फिर इन दोनों का जो टोटल आता ना, ये बुक वैल्यू है, उन दोनों को सम करके यहाँ ले आते। कोई और फिक्स एसेट हमारे पास नहीं है, हम इसी फिक्स एसेट को करंट एसेट को सम करके यहाँ लिखना है हमारे पास टोटल एसेट कितने हैं। ये चीज अंदर उस वक्त आती, ये अंदर क्यों आई है, क्योंकि ये लोग ये एसिड्स के टाइटल भी हैं। अगर ये सारे एसिड के टाइटल नहीं होते, सिर्फ रिसिपल होता, तो फिर इसको यहाँ नहीं लिखते ना, हम इसको यहीं लिख देते। इसी तरीके से फिक्स एसिड में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड होती, लैंड, तो पहले हम लैंड लिखते हैं इधर, और इन दोनों को भी हम अंदर कर लेते। यानी आप अंदर उस वक्त करेंगे सेकंड यूनिट में जब कोई और चीज भी मौजूद हो, यहाँ कुछ नहीं था तो आप यही लेके आ गए। अब इन दोनों को सम करके आप यहाँ लिख देंगे टोटल एसिड्स। फिक्स एसिड इतना है, इसमें ऐड कर लेंगे करंट एसिड्स। आपके पास कितने के एसिड हो गए 17300 के। दीज आर टोटल एसिड्स। अब हमें बताना है इस एसिड पर किस किस का कितना राइट है, और वो हमें हमारे जैसे पोस्ट प्रिंट टैबलेट्स में नजर आ रहे हैं। 2 लाइबिलिटीज है, एक कैपिटल है। आप यहाँ आएंगे और पहले हेडिंग डालेंगे किसकी, लाइबिलिटी की। लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, अकाउंट्स पेबल और सैलरी पेबल, ये 2 ही लाइबिलिटी नजर आई थी मुझे। देखें आप, पहले करंट आती है, लेकिन हमारे पास नॉन करंट नहीं है, तो हम करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे, हम पर लाइबिलिटी लिख के लिख देंगे। आगे जाके अगर करंट नॉन करंट आएंगी तो हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। हमेशा पहले करंट आती है, जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड कंज्यूम हो जाएगी ना, सेटिस्फाई करनी होगी, वो पहले आएगी। 700 और 1000 और 700 आप देखिए इसे अंदर लिखना है। हम इन दोनों को क्या करेंगे जी, बोले बेटा, रिसीवेबल पेबल लिख दिया ना, चाहिए एक्सपेंस नहीं है, पेबल है। थैंक यू। दिस इज सैलरी पेबल। ओके, इनको सम कर लें, टोटल लाइबिलिटीज हमारी आ गई। अब फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के हम क्या बनाएंगे, ऑनर्स इक्विटी। अब देखिए ऑनर्स इक्विटी आप डायरेक्ट 15,600 नहीं लिखेंगे, आप डिटेल बताएंगे इसकी। कैसे आप बताएंगे, भाई कैपिटल बिगिनिंग क्या था, वही वाली चीज जो हमने स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में की थी, वही आपको यहां करनी है। यानी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी जो आप बनाएंगे ना, जो आपने यहां बनाया है, इसको आपको जैसे यहां बना होगा वैसे आपको बैलेंस शीट में बनाना है। आप यहां पे लिखेंगे पहले कैपिटल बिगिनिंग 5000, वैसे तो डायरेक्ट आना चाहिए 15,600, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कर रहे हैं लोग सॉल्व, तो हमें भी इस तरीके से करना है। अब देखें ना, इससे पहले तो हमने स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी बना दिया है, क्लोजिंग भी हो गई, तो कैपिटल तो 15,600 हो गया, डायरेक्ट 15,600 आना चाहिए। तो आपको अमेरिकन बुक्स में डायरेक्ट 15,600 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान में लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो पूरी डिटेल लिखते हैं कि इसमें इनकम ऐड हुई और ये हुआ वो हुआ। इनकम कितनी थी 10,600। ड्राइंग सब कुछ जो स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में काम होगा ना, पूरा करना पड़ेगा। टोटल ऑनर्स इक्विटी, अब इसको आप सम कर लें, कितना बन गया ये 15,600। अब इन दोनों को हम सम करेंगे और आमने सामने लिख रहा हूं, देखो मैं किस किस को, एसिड और इक्विटी का सम आमने सामने आएगा। बाकी कुछ आमने सामने आए या नहीं आए वो मसला नहीं है, लेकिन टोटल एसिड और टोटल इक्विटी आमने सामने होंगी। अब इसके लिए आप थोड़ी लाइंस छोड़ के लिख लें। अभी बैलेंस शीट क्या बता रही है, ये वही अकाउंटिंग इक्वेशन वाला काम कर रही है, लेकिन इसमें टाइटल सारे कंप्लीट हैं। ये बता रही है कि मेरे पास 17,300 के एसिड्स हैं, जिसमें से 4,500 के एसिड एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक यूज होंगे, और 12,800 के एसिड एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएंगे या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और 17,300 के एसिड में 1700 के एसिड मुझे विद इन अकाउंटिंग पीरियड पे करने हैं, इसमें से पेमेंट करनी है क्योंकि आउटसाइडर के ही है, और 15,600 के एसिड ऑनर के। हाँ, जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ चीजों की डिटेल नहीं होती ना, ऐसे ऑनर्स इक्विटी की डिटेल नहीं होती, फिक्स एसिड करंट एसिड की क्लासिफिकेशन नहीं हुई भी होती, लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन नहीं हुई भी होती। इसी वजह से ये बैलेंस शीट उससे थोड़ी बेहतर है। अब आए जरा, और बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग साइकिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। हमने कहां तक कर लिया, बैलेंस शीट तक। अब 2 चीजें रह गई, ओपनिंग एंट्री और रिवर्सिंग एंट्री। अब हम ओपनिंग एंट्री करेंगे, अभी रिवर्सिंग एंट्री हम बाद में पढ़ेंगे। ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट अब दुनिया से खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि अब
जो है सारी चीजें कंप्यूटराइज हो गई हैं, तो ओपनिंग खुद ब खुद हो जाती है। भाई आपने कंप्यूटर को सारे बैलेंस शीट दे दी है, बैलेंस शीट बन के आ गई। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा ना, तो आपके पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी। क्या क्या? कैश 4550, रिसीवेबल, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, ये जो अकाउंट बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं आपको, यानी कि ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से भी नजर आ रहे हैं आपको, ये अकाउंट्स बच गए हैं और ये अकाउंट अब अगले साल में ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब जब अगला साल शुरू होगा तो हमारे पास पहले से कैश कितना पड़ा हुआ होगा? 4550। रिसीवेबल कितना होगा? 3500। अगले दिन ही तो नया अकाउंटिंग ईयर है। आज क्या डेट है? दिसंबर 31, 2008। अगला ईयर कब आएगा? 2009 जैन 1। 2009 जैन 1 में ये सारे अकाउंट मौजूद होंगे हमारे पास रिसीवेबल 3500 होगा, अलाउंस ऑफ एडेड 500 होगा। दोनों लिखे हुए होंगे ना अकाउंट्स में। बैलेंस शीट में तो हमने उसे प्रेजेंट करके बता दिया कि रिसीवेबल की असल वैल्यू 3000 है, लेकिन अकाउंट्स जो जनरल लेजर में हमारे पास मौजूद होंगे, इन सबके अलग अलग अकाउंट्स होंगे। जनरल लेजर में बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज अ रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है वो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या होता है? लेजर। तो लेजर में हर चीज का अलग अलग अकाउंट होता है। ओके, आप जब मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में होते थे, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? रजिस्टर होते थे, उसमें जनरल का रजिस्टर होता था, जनरल लेजर का रजिस्टर होता था, इस तरीके से रजिस्टर्स बने हुए होते थे। तो जब नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होता था ना, तो आपको नया जनरल लेजर का रजिस्टर बनाना है जिसमें कोई अकाउंट ओपन नहीं हुआ होता था। तो हम उसमें ये सारे अकाउंट ओपन करते थे दोबारा। कौन कौन से? कैश से लेकर कैपिटल। क्यों? क्योंकि इन अकाउंट में बैलेंस पड़े हुए हैं 4550, 3500। तो आप क्या करते थे? अकाउंट दोबारा ओपन करते थे। कहां पर? लेजर में। कौन से लेजर में? नए साल के लेजर में। और अकाउंट आपको मालूम है ओपन नहीं हो सकता जब तक एंट्री ना बने। तो इस वजह से उन अकाउंट्स को ओपन करने के लिए अगले साल आपको एक एंट्री बनानी पड़ती थी। उस एंट्री में आप क्या करते थे? ये जो डेबिट वाले नजर आ रहे हैं ना आपको, ये सारे अकाउंट को डेबिट कर देते थे और एक क्रेडिट वालों को आप क्या कर देते थे? क्रेडिट। फिर उस एंट्री की मदद से आप क्या ओपन करते थे? अकाउंट्स। कहां पर? नए साल के लेजर के रजिस्टर में। और एंट्री भी कहां ओपन होगी? नए साल के जर्नल के रजिस्टर में। अब वो कैसे बनेगी? बहुत आसान काम है। ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ना, सॉरी पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, इसी की मदद से ये ओपनिंग एंट्री बनेगी। हम बना रहे हैं। कब बनेगी ओपनिंग एंट्री? नए साल के शुरू में। अच्छा मुझे बताएं, एडजस्टमेंट कब बनाते हैं? साल के एंड में। हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कब बना रहे हैं? साल के एंड में। इनकम स्टेटमेंट साल के एंड में, क्लोजिंग एंट्री साल के एंड में, बैलेंस शीट साल के एंड में, और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस साल के एंड में। ये जो चीज है ना ओपनिंग एंट्री, ये साल के एंड में नहीं बनेगी, ये अगले साल के शुरू में बनेगी। इसी वजह से आप यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे? 2009 जैन 1 को आप एक एंट्री पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। तो आप यहाँ लिख देंगे वी आर पासिंग ओपनिंग एंट्री। तो अभी तक आपके सामने कितनी एंट्रीज आ चुकी हैं? जनरल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री। अभी रिवर्सिंग एंट्री आपने नहीं पढ़ी, और एक और करेक्टिंग एंट्री, वो भी आप पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताएं मैं कैसे ओपनिंग एंट्री बनाऊंगा? मैं सारे वो अकाउंट जो पोस्ट क्लोजिंग में बच गए उनमें सारे डेबिट, एंट्री में क्या होता है? पहले सारे डेबिट आते हैं, फिर सारे क्रेडिट आते हैं। ट्रायल बैलेंस में ऐसा नहीं होता। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर से बनता है, लेकिन एंट्री में ऐसा नहीं होगा। एंट्री में पहले सारे डेबिट। तो आप मुझे 5 डेबिट बताएंगे, कैश, रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर। ये सारे क्या हो रहे हैं? डेबिट। तो आप मुझे डेबिट करवाएं। एक ही एंट्री है ये जी, कैश डेबिट, अकाउंट्स, रिसीवेबल डेबिट, कमीशन रिसीवेबल, पहले डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स तो क्रेडिट हो रहा है ना, पहले सारे डेबिट लिखना है बेटा। एंट्री में पहले सारे डेबिट आते हैं। और ऑफिस सप्लाईज, W1, और बेटा फर्नीचर, ये डेबिट होने वाले आपने डेबिट कर दिए। क्या क्या अमाउंट है इनके? इनके अमाउंट आप देख लें। इसी वजह से कहा था सॉल्व करके लाना। 4550 जी, 4550, 3500, ये क्या था? 5000, और ये 250, और ये 5000। ये हमने डेबिट वाले डेबिट कर दिए। अब क्रेडिट वाले क्रेडिट कर दें आप। क्या क्या है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, और 2 लायबिलिटी, 1 कैपिटल जी। इनको मैं क्रेडिट कर दूंगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर, अब यहां आपको लिखना पड़ेगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, और अकाउंट्स पेबल, बता रहा हूं, अकाउंट्स पेबल,
सैलरीज, पेबिल और कैपिटल, ये सारे हमने कॉपी कर दिए। अब अमाउंट बता दें 500, ये भी 500 और ये अकाउंटेबल कितना था 700, याद हो गए, ये 1000 और ये फाइनल अमाउंट 15,600। अब इन दोनों को आप टोटल करें, इसका सम आ रहा है कितना 18,300, इसका सम भी कितना आएगा 18,300। तो इसका मतलब है दोनों साइड बराबर है। हम लिखेंगे टू ओपन ऑल अकाउंट्स। अब ये जो हमने एंट्री बनाई है ना, इससे आपके अकाउंट्स ओपन होंगे, हम नहीं कर रहे, अकाउंट्स ओपन होंगे। कितना अकाउंट्स ओपन होंगे 10। एक अकाउंट ओपन होगा जनरल लेजर का, कैश का, उसमें आप डेबिट में डाल देंगे 4,550। फिर एक अकाउंट ओपन होगा अकाउंट रिसीवेबल का, उसमें डेबिट में डालेंगे 3,550। फिर अगले साल की भी तो जनरल एंट्रीज बनेगी, वो सारी जनरल एंट्रीज इन अकाउंट्स में क्या होंगी, पोस्ट होंगी। फिर साल के एंड में इसका हम क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो जाएगा क्या, ट्रायल बैलेंस बना, एडजस्टमेंट बनेगी, फिर दोबारा इनकम, ये चक्कर चलता रहेगा। जब इसे कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ये अभी इस साल की एंट्री बनी, अकाउंट ओपन होंगे, दोबारा से जनरल एंट्रीज, नए अकाउंट्स भी ओपन होंगे फिर एंट्रीज में बनने की वजह से, और इनमें भी पोस्टिंग होती रहेगी। फिर लेजर को बैलेंस करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर एडजस्टमेंट, फिर इनकम जैसे ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, ये पूरा प्रोसेस हर साल चलता है। जनरलाइजिंग में शुरू होता है और ओपनिंग रिवर्सिंग में खत्म होता है। रिवर्सिंग अभी हमने नहीं पढ़ी। अब आपको इस पूरे अकाउंटिंग साइकिल में आप खुद देखें, मैंने ओपनिंग एंट्री में क्या किया है, छापा है। कहां से छापा है, बैलेंस शीट से भी छाप सकता था मैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे जो अकाउंट बच गए वो चाहिए ना, बैलेंस शीट में मौजूद है वो अकाउंट्स। कैसे उठाऊंगा मैं, एसेट साइड पर जितने भी ब्रैकेट के बगैर है ना, वो सारे डेबिट वाले हैं। देखिए, कैश डेबिट वाला है, रिसीवेबल डेबिट वाला है, कमीशन रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर ब्रैकेट के बगैर वाले, ये सब उठा के डेबिट कर दूंगा। फिर जो ब्रैकेट वाले हैं ये क्रेडिट है, कौन सा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस ऑफ एडेट्स, इनको उठा के क्रेडिट कर दूंगा। और ये तीनों भी क्रेडिट है क्योंकि ये इक्विटी साइड पर मौजूद है। तो मैं चाहता तो ओपनिंग एंट्री में मैं ये सारे टाइटल बैलेंस शीट से भी उठा सकता था। इसके अलावा मैं इसको चाहूं तो इधर से भी उठा सकता हूं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। लेकिन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से जब मैं उठाऊंगा तो मुझे एसेट कैपिटल, एसेट से लायबिलिटी तक तो उठा लूंगा, लेकिन कैपिटल को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, मैंने जब ओपनिंग एंट्री बनाई तो मैंने डाटा पीछे से छापा है सिर्फ, और किया क्या है, पहले डेबिट लिख दिया, फिर क्रेडिट लिख दिए। बैलेंस शीट में क्या किया, पोस्ट क्लोजिंग से छापा है। बैलेंस शीट का अपना फॉर्मेट था, बस उस फॉर्मेट में चीजें आगे डाल दी है। पोस्ट क्लोजिंग में क्या किया मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से छापा है एसेट लायबिलिटी को, और कैपिटल को चेंज कर दिया मैंने। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नॉन इक्विटी में क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, बिगिनिंग कैपिटल लिख के इनकम ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। क्लोजिंग एंट्री में काम हुआ है। इनकम स्टेटमेंट में क्या हुआ, रेवेन्यूज उठाई, एक्सपेंसेस लेस कर दिए, कुछ भी इतना ज्यादा काम नहीं है। असल काम आप देखें ना तो वो हुआ है एडजस्टमेंट में, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में और क्लोजिंग एंट्री में। इसके अलावा पूरे अकाउंटिंग साइकिल में ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। यानी आपको जनरल एंट्रीज अगर आती हैं, अकाउंट बनाना आते हैं, ट्रायल बैलेंस आता है, तो ये आगे कोई भी चीज इतनी ज्यादा हेक्टिक नहीं है। सिर्फ आपको तवज्जो देनी है, एडजस्टिंग एंट्री सही बनी हुई हो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना के बैलेंस सही आ जाए आपका, और फिर आगे इनकम स्टेटमेंट तो बन ही जाएगा। क्लोजिंग एंट्री आप प्रॉपर बनाए, बाकी जगहों पे आपको छापना है सारा। तब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको कुछ पूछना है इसमें तो पूछ ले, मैंने इसका सोल्यूशन आज आपको भेज देना है। मैं क्लोजिंग एंट्री आपको एक और क्वेश्चन की बताता हूं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर, गौर से देखिएगा जरा, 2 को देख लेते हैं। सही है, 2 देख ले, 2 मेरे पास सॉल्व हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं, देखेंगे किस तरीके से होगा। ये हमारा सवाल है 2 का, आपके पास लिखा हुआ होगा। सही है, इसमें सबसे पहले आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। तो इसमें आप ये देखिए कि एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं क्या क्या है इसमें। पहली क्या है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 1000 और ड्राई क्लीनिंग मशीन पे 8000। तो इसकी तो कंबाइन एंट्री बन जाएगी। क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 9000। काम किया होगा ना तो आपको मजा आएगा इसमें, काम घर से करके लेना है तो नींद आएगी। अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर 1000, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन ड्राई क्लीनिंग मशीन 8000। ऑफिस सप्लाइज एक्सपायर्ड, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एसिड लिखा हुआ है ना, तो एसिड एक्सपायर हो गया तो आप क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज, और अमाउंट आएगा 600। इसके बाद बैड डेट्स की एंट्री है, बैड डेट्स की एंट्री तो फिक्स है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। दरिया में कूदोगे तो गहराई का पता चलेगा, और यही पता चलेगा कि तुम में कितनी पावर है दरिया में तैरने की। कूद रहे हो नहीं, बाहर बैठ के डर रहे हो या बाहर बैठ के खुश हो रहे हो, दोनों चीजें खतरनाक है।
दरिया के बाहर बैठ के आप खुश हो रहे हैं मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, या दरिया के बाहर बैठ के आप डर रहे हैं कि मुझे नहीं आता, तो दोनों चीजें खतरनाक है, आपको कूद के देखना चाहिए। इसके बाद एक्रूड सैलरीज, बकवास नहीं चाहिए। एक्रूड सैलरीज की एंट्री क्या होगी? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट 1000। एक्रूड सर्विस की क्या एंट्री होगी? जब भी तो तुम लोग काम नहीं कर पाते हो, जो ये बीच बीच में अपने डालते हो ना, जब भी काम नहीं कर पाते हो। सर्विस रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। प्रीपेड यूटिलिटी, ऊपर एक्सपेंस का अकाउंट ओपन हुआ हुआ देखें, एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे और प्रीपेड को डेबिट कर देंगे। अब ये एंट्रीज हमने सारी यहां पर कंस्ट्रक्ट की हुई है, हमें अगला चैप्टर पढ़ना है बेटा। ये एंट्रीज हमने सारी यहां बनाई हुई, सही मैं आपको व्यू करवा रहा हूं, बस वही एंट्रीज है। अब ये एंट्री बनाने के बाद दूसरा स्टेप क्या करना होता है, हमें देखना पड़ता है कौन से अकाउंट दोनों जगहों में मौजूद है। हाँ हाँ, उनके अकाउंट बनेंगे। तो देखिए मैंने टिक लगाया है इस पर, ऑफिस सप्लाईज, सर्विस इनकम और यूटिलिटी एक्सपेंस, ये 3 अकाउंट दोनों जगहों पर हैं। तो मैंने क्या किया, फिर इसके अकाउंट बना लिए। ये देखिए इसके अकाउंट्स हमने बना लिए, ये 3 अकाउंट हमारे सामने बन के आ गए। ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस 400 आ गया, सर्विस इनकम का 1,05,000, यूटिलिटी एक्सपेंस का 4,000। इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कैसे बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर सामने रखना है, हर अकाउंट को पहले तलाश करना है सवाल में, वहां हो और टिक लगा हुआ हो तो अकाउंट से, वहां हो टिक ना लगा हो तो वहीं से उठा लो, और वहां ना हो तो एडजस्टमेंट में तलाश करो। ये करते हुए हमने ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। तो इसका बैलेंस आ गया 2,19,550, ये तैयार हो गया। इसके बाद अब हमें इससे क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट। आप इस ट्रायल बैलेंस में देखें, शुरू में कैश से लेकर 10वें अकाउंट तक एसिड के अकाउंट है, जिसमें से कैश से लेकर प्रीपेड तक हमारे पास करेंट एसिड्स है, जबकि ड्राई क्लीनिंग मशीन से लेकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर तक फिक्स एसिड है। फिर उसके बाद लायबिलिटी आ रही है 2, एक कैपिटल, 14 अकाउंट हमारा सर्विस इनकम का है, बाकी सारे एक्सपेंस है। और इनकम इससे बनाते हैं, हमें क्या चाहिए होती है, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और ये रेवेन्यू एक्सपेंस देखिए लाइन से एंड में मौजूद है। शुरू में जो अकाउंट्स है ना 1 से लेकर 13 तक ये बैलेंस शीट के अकाउंट्स है, और 14 से लेकर 20 तक ये इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स है। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, 1,05,000 में से सारे एक्सपेंसेस लेस कर देने, ये इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा हमारा। तो ये हमने बना लिया इनकम स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें मालूम है कि इस सवाल में ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग नहीं है। आप देखें जैसे टैबलेट में ड्राइंग नहीं मिलेगी, आप नो ड्राइंग या है नहीं है। तो भाई इसका भी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी देखिए मैंने कैसे बनाया। बिगिनिंग कैपिटल लिया, बचाया था, उसमें इनकम ऐड कर दी, ये इनकम है हमारी 88,350 ऐड हो गई, एंडिंग कैपिटल आ गया। अब क्लोजिंग एंट्री आ रही है। अब सुनिएगा, आपने जो पूछा मुझसे, वो जगह मेरे पास यहाँ बची हुई थी ना, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे डाल दिया। पहले क्लोजिंग ही बनती है। अब सुनिए, अब आपको इन रेवेन्यू तो एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्लोज करना है। तरीका वही है कि सर्विस इनकम को अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें ना, तो आपको क्रेडिट में नजर आएगा वो, क्योंकि रेवेन्यू होती है क्रेडिट में। देखें आप सर्विस इनकम क्रेडिट में, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे और इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे। इनकम समरी का एक और नाम भी है, बल्कि 2 नाम है, मैं बता रहा हूं, लिख लो। इनकम समरी को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहते हैं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपके लिए। इनकम समरी का एक नाम है इनकम समरी, इसका दूसरा नाम है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और तीसरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के नाम से भी इसको यूज करते हैं। तो आप ये तीनों नाम इनकम समरी के अंदर आपको नजर आ सकते, क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर आपको नजर आ सकते हैं। इनकम समरी, जहां पर आप इनकम समरी लिखते हैं ना, वहां पे आप ये नाम भी लिख सकते हैं। चले मैं अब आगे आ जाए, चले। अब ये आपका है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो सर्विस इनकम का है क्रेडिट में, क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे, इनकम समरी क्रेडिट। और ये सारे एक्सपेंसेस कहां पर है, डेबिट में, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। अब आप देख लें यहां पे हमने बनाई है। मैं क्लास में एक ही सवाल करवाता हूं, बाकी बच्चे ही करते हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए बनाया मैंने ये सारा मैं ही करके दे दूंगा तो उसका फायदा नहीं है, लेकिन मैं करके दे रहा हूं आपको। लेकिन आप इसको मैच करने के लिए यूज करें, छापने का कोई फायदा नहीं है। ये देखिए पहली एंट्री बनाई है हमने, सर्विस इनकम को डेबिट कर दिया, इनकम समरी को क्रेडिट। ये जो मैंने एंट्री बनाई है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे पिछली बनाई थी हमने। अब आप देख लें, ये जो मैंने क्लोजिंग एंट्रीज बनवाई थी अभी आपको,
इसमें आपने पहली एंट्री में देखने आप रेवेन्यू डेबिट की थी, इनकम समरी क्रेडिट की थी ना आपने, इसमें भी देखें वही हो रहा है, रेवेन्यू डेबिट इनकम समरी क्रेडिट। दूसरी एंट्री में क्या किया था, इनकम समरी डेबिट सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट, यहां भी देखें इनकम समरी डेबिट सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट, वो गलती से हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इनकम समरी का अकाउंट बनाएंगे। देखें अकाउंट बनाया हमने, पहली एंट्री में इनकम समरी क्या हो रही, क्रेडिट 1,05,000 से, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देना है। तो आप देखें अकाउंट में ये 1,05,000 से क्रेडिट होती हुई नजर आ रही है आप। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इनकम समरी डेबिट हो रही है 16,650, मैंने इसको पूरा डिटेल में सारा लिखकर डेबिट कर दिया। ये डेबिट जो हो रहा है ना, इसके रीजंस लिखेंगे ना आप सारे, हमने सब लिख दिए। अब क्रेडिट में 1,05,000 है, डेबिट में ये है सम, कितना आ रहा है, ये कितना सम आ रहा था 16,650, तो क्रेडिट में ज्यादा है ना, क्रेडिट में ज्यादा होने का मतलब इनकम हो रही है, तो आप इनकम समरी को क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे। तो हमने वही किया, देखिए इनकम समरी को क्लोज करने डेबिट कर दिया। और क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा था इस वजह से ही क्या थी, इनकम, और इनकम कैपिटल को बढ़ाती है, तो कैपिटल को बढ़ा के हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। यही काम हमने, बिल्कुल सिमिलर काम इधर हुआ हुआ है, कोई चेंज नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो अकाउंट्स थे उसमें से 14 से लेके 20 तक के अकाउंट गायब हो गए। और ये जो कैपिटल है 50,000 में 50,000 नहीं रहेगा, इसमें ये जो इनकम का अमाउंट है ना 8,350 ये ऐड हो गया, तो देखिए कैपिटल कितना हो गया 1,38,350। तो हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, क्लोजिंग के बाद वाला, ये हमने बना लिया। कहां पर, कैपिटल को ही लिखा हमने, इनकम समरी को लिखा है। तीसरी एंट्री में इनकम समरी डेबिट हो रही है 88,350, तो हमने वो लिखी है, तो उसका रीजन लिखना पड़ा। ओके, अब ये जो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, इसमें सारे टाइटल्स मैंने कहां से कॉपी किए हुए, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। आप देख लें ये जो टाइटल्स लिखे हुए ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हमने कॉपी की है, ये रहा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पीछे से, सिर्फ कैपिटल तक लिखे मैंने, और कैपिटल को 50,000 के बजाय देखिए कितना लिखा हुआ है 1,38,350। फिर दोनों साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। अब जो अकाउंट बच गए इससे बैलेंस शीट बन जाएगी। कैसे बनेगी, करंट एसेट लेंगे पहले, कौन कौन से, कैश, रिसीवेबल, अलाउंस ऑफ मैटर, सर्विस रिसीवेबल और ऑफिस सप्लाई, तो प्रीपेड 6 है ये। इन 6 से मैंने देखी बैलेंस शीट में ये करंट एसेट की साइड बनाई, वही वैसी बनाई। फिर फिक्स एसेट में देखिए, ये बोल रहा था मैं आपसे कि अगर फिक्स एसेट आपके एक से ज्यादा हैं, इसमें 2 थे, मैं आपको दिखाता हूं, देखें। एक है आपके पास ड्राई क्लीन मशीन, उसका एक्यूमुलेटेड, और एक फर्नीचर और उसका एक्यूमुलेटेड, नजर आ रहा है आपको। फिर हमने इसी को क्या किया, इनको अंदर लिखा है हमने। अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसकी भी बुक वैल्यू चाहिए, इसकी भी बुक वैल्यू चाहिए, ये दोनों ऐड हो गई आएंगी। कि ड्राई क्लीन मशीन ओरिजिनली कितने की थी, 80 की, 8 की यूज हो गई, 72 की रह गई ना, और ये 10,000 का था, 1,000 का यूज हो गया, 9,000 का रह गया, तो इन दोनों को मिला के यहाँ 81 लिखेंगे, ये हमारा फिक्स एसिड है। अगर मैं इन दोनों को इधर लिखता ना तो फिर प्रॉब्लम होती, फिर इन दोनों को सम करके टोटल एसिड आ गया। फिर मैंने अपनी लाइबिलिटीज को छापना है यहाँ से, अकाउंटेबल, सैलरी पेबल, ये दोनों लाइबिलिटीज मैंने यहाँ लिख दी, सम कर दिया, और कैपिटल की डिटेल लिखी है। डिटेल मतलब वो जो स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में थी ना, वही मैंने लिखी है। तो ये हो गई, बैलेंस शीट बन गई। अब ओपनिंग में क्या करेंगे, ये जो बच गए अकाउंट, इनमें डेबिट वाले कितने हैं, पोस्ट क्लोजिंग में देख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट डेबिट है। तो मैंने ओपनिंग एंट्री में क्या करना है, इन 7 को मैंने डेबिट कर दिया, और डेट भी डाली है 2009 Jan 1। और जो क्रेडिट वाले हैं 6 हैं, उनको मैंने क्रेडिट कर दिया। फिर डेबिट क्रेडिट सम करके देखना बराबर होना चाहिए, अगर डेबिट क्रेडिट बराबर है तो आपकी ओपनिंग एंट्री करेक्ट है। अब ये जो हमारे पास ओपनिंग एंट्री है या बैलेंस शीट है, आप ये एडजस्टेड से देखकर भी बना सकते हैं, क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में तो टाइटल्स मौजूद हैं। हमें बैलेंस शीट में क्या चाहिए होता है, एसिड लायबिलिटी कैपिटल। पोस्ट क्लोजिंग में क्या चाहिए होता है, एसिड लायबिलिटी कैपिटल। ओपनिंग एंट्री में क्या चाहिए होता है, क्लोजिंग एंट्रीज बनी, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस का कोई काम नहीं है। और आप देखें हम लोग जो बनाते हैं ना वो क्लोजिंग एंट्री, उसके बाद क्या क्या बन रहा है, पोस्ट क्लोजिंग, बैलेंस शीट, ओपनिंग एंट्री, तो इन तीनों में ना रेवेन्यू एक्सपेंस का कोई काम नहीं है। 9 10 11 में इनमें सिर्फ एसिड लायबिलिटी कैपिटल आती है, और यही एसिड लायबिलिटी कैपिटल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी होता है। तो आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से छाप सकते हैं इसको, सिर्फ कैपिटल को चेंज करना होगा आपको। अगर आप गौर करें तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस, क्लोजिंग में भी क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्री के डाटा सिमिलर है, ये बड़े तारीखी जुमले हैं, याद रखिएगा इसको। इनकम स्टेटमेंट का अगर मैं क्लोजिंग एंट्रीज दे दूं आपको बनाकर,
आप उसमें से इनकम स्टेटमेंट का डाटा निकाल लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट दे दूं उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंस निकाले, क्लोजिंग एंट्री बना लेंगे आप। अगर मैं आपको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दे दूं तो उसमें क्या है, एसिड लायबिलिटी कैपिटल, तो आपको बैलेंस शीट के लिए भी एसिड लायबिलिटी कैपिटल चाहिए होता है, तो आप पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बना सकते हो। ओपनिंग एंट्री में क्या चाहिए, एसिड लायबिलिटी कैपिटल, तो अगर मैं आपको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस शीट दे दूं तो इसमें एसिड लायबिलिटी कैपिटल मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, पोस्ट क्लोजिंग का अपना फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का अपना फॉर्मेट है, ओपनिंग एंट्री का अपना फॉर्मेट है, फॉर्मेट में डालनी है चीजें। ओपनिंग एंट्री के अंदर कैसा फॉर्मेट है, पहले सारे डेबिट फिर सारे क्रेडिट, जबकि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में क्या फॉर्मेट है, ऑर्डर से आएगा, डेबिट के ऑर्डर, फाइनेंशियल में ऑर्डर से, और बैलेंस शीट का अपना फॉर्मेट है, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट। फॉर्मेट आपको याद हो, चीजें फॉर्मेट में उठा के डालनी है, और उठानी कहां से, मैंने जगह आपको बता दी है। एक दफा मुझे बता दो, चलो मुझे बताओ कि अगर मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना हो तो मैं डाटा कहां से ले सकता हूं, एचएससी ट्रायल बैलेंस से भी ले सकता हूं और क्लोजिंग एंट्री से भी ले सकता हूं, अगर क्लोजिंग एंट्री बनी हुई है तो। और क्लोजिंग एंट्री का डाटा कहां से ले सकता हूं, इनकम स्टेटमेंट से भी ले सकता हूं, एचएससी ट्रायल बैलेंस से भी ले सकता हूं। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इसमें तो डाटा आपको मिल जाएगा, इसमें मसला नहीं है। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और ओपनिंग एंट्री, इन तीनों में कुछ ही बनाना हो, मैं एचएससी ट्रायल बैलेंस से डाटा उठा सकता हूं डायरेक्ट। अगर इन तीनों में से कोई बना हुआ है तो उसमें से उठाकर डाटा में कोई और चीज बना सकता हूं। फॉर्मेट याद करना है, और फॉर्मेट याद करने के लिए क्या करोगे, घर में लेके बैठ जाओगे, बैलेंस शीट में पहले ये करंट एसेट आते हैं, ऐसा नहीं होगा फॉर्मेट याद आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मेट याद होगा। पहले सवाल का तो कंप्लीट हो गया ना, अभी मैं भेज दूंगा, आप दूसरा तीसरा चौथा आज खुद करें, मैं रात तक आपको दूसरे तीसरे चौथे का सोल्यूशन भेज दूंगा, टाइम नहीं है, आप लोगों को ये कर लेना है। और अभी मैंने आपको पूरा सीक्वेंस में करवाया है, जनरल बनाई, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, सब सीक्वेंस में चला है नहीं। अभी आपको ये नहीं बताया कि डायरेक्ट कैसे बनेगा कुछ, वो कोई भी चीज डायरेक्ट मांग ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनकम स्टेटमेंट दे दो, तो फिर आपको सारी चीजें नहीं करनी, फिर डायरेक्ट कैसे होगा वो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, प्रैक्टिस कर लो। आपके पास 4-5 दिन है, 4-5 दिन के अंदर प्रैक्टिस कर लें आप, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट वाला जो है काम सारा बता दूं। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होगा, जर्नल एंट्रीज बनेंगी, क्या होगा उसमें, जर्नल लेजर बनेगा, क्या होगा उसमें, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा, क्या होगा ट्रेडिंग बिजनेस में, एडजस्टिंग एंट्रीज बनेंगी, फिर क्या होगा, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा अकाउंट बनाने के बाद, इनकम स्टेटमेंट बनेगा और क्लोजिंग एंट्रीज बनेंगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी बनेगी और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग, सब वही काम होगा। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, उसका रीजन सुनिएगा। पहली बात है ट्रेडिंग में मर्चेंडाइज इन्वॉल्व है, दूसरी चीज है ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर पूरा अकाउंटिंग साइकिल वैसी है, मैं आपको एडजस्टिंग एंट्री दोबारा नहीं पढ़ाने वाला, आपको जरूरत ही नहीं है, अगर आपको पीछे वाली आती है एडजस्टिंग एंट्रीज तो वही एडजस्टिंग एंट्रीज ट्रेडिंग बिजनेस में आएंगी। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ेंगे तो यही एडजस्टिंग, यही अकाउंटिंग साइकिल है, चाहे सर्विसिंग का हो, ट्रेडिंग का हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो, किसी बिजनेस में चेंज नहीं होने वाला, चाहे नॉन प्रॉफिट का हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसका भी यही अकाउंटिंग साइकिल है। तब्दीली कहां आएगी, तब्दीली आएगी 3 जगहों पर। एक तो तब्दीली आएगी जर्नलाइजिंग में, जर्नलाइजिंग में तब्दीली क्यों आएगी, मैं स्लो हो गया हूं, सही, जर्नलाइजिंग में तब्दीली इस वजह से आएगी क्योंकि न्यू ट्रांजेक्शंस आपके सामने आएंगी। तब्दीली का मतलब ये नहीं है कि जर्नलाइजिंग ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी, इसका मतलब है देखिए इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन चेंज हो सकती है क्या, नहीं, वो तो वही रहेगी, कैश बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं वो वैसी रहेगी। मर्चेंडाइज की ट्रांजेक्शन आ जाएंगी सेल और परचेज की, जिसकी वजह से जर्नलाइजिंग में कुछ तब्दीली आएंगी। तब आपको हम ये एजम्पशन बना रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी आती है, तो मैं आपको कुछ नई एंट्रीज बताऊंगा। दूसरी तब्दीली आएगी आपकी इनकम स्टेटमेंट में, और तीसरी तब्दीली आएगी क्लोजिंग एंट्रीज में, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर आप जर्नल लेजर बनाने जा रहे हैं तो आपको मुझसे नहीं बनाना, आपको ये नहीं बोलना आप बना के दिखा दें, मैं बना दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप खुद बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस आप खुद बना सकते हैं अगर आपको पुराने वाला तरीका याद है। एडजस्टमेंट आप खुद बनाएंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप खुद बनाएंगे, मैं बनाऊंगा इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज। यानी मैं आपके साथ कहां पर हूंगा, आप जर्नलाइजिंग, इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज। और वो शख्स इसको अच्छा समझ सकता है भाई जो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करे। आप अगर अटक रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, इफ यू आर स्टक आप SMS करें, आप पूछें, अगर उस वक्त रिप्लाई नहीं आया 1-2 घंटे में आ जाएगा, पूछते हैं ना, आप रिप्लाई दे रहा हूं ना मैं, आप पूछ लिया करें, इससे ये होगा आपका टाइम जाया नहीं होगा, वरना आपको ये काम करना ही है। ये 4 क्वेश्चन आप करेंगे तो आप में स्पीड आएगी। अब आप अगर 1 हफ्ते बात कर रहे हैं तो सिलेबस आगे निकल चुका होगा, फिर आपको मुश्किल होगी,
तो आप हाथ के हाथ काम निपटाएं, तो आज जाकर इन 4 क्वेश्चन को कर लीजिएगा। वी आर स्टार्टिंग ट्रेडिंग बिजनेस, तो क्या देने ब्रेक, break is very important for life. So we are going to study accounting for merchandising concern. बेटा 5 मिनट में ना पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज है, अब सिर्फ डिस्कशन है। भूल जाए अकाउंटिंग साइकिल को, वो आप करते रहिए। मतलब वो मैंने आपको दे दिया ना काम, सही है। अब सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि सर्विसिंग बिजनेस और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में फर्क क्या है। तो जब कोई शख्स सर्विसिंग बिजनेस के अकाउंटिंग पढ़ लेता है और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अकाउंटिंग में आता है, तो ऑल टुगेदर नई चीज नहीं है, कुछ चीजों का इजाफा होगा। तो किन चीजों का इजाफा होगा? सबसे पहली चीज, जब आप ट्रेडिंग बिजनेस में आते हैं ना, तो आपके पास एक नया एसेट इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज इन्वेंट्री या स्टॉक या मर्चेंडाइज या गुड्स। ये मैंने बताया था ना आपको, ये क्या था? हर वो चीज जो हम खरीदते हैं किस लिए? बेचने के लिए, वो क्या कहलाता है? इन्वेंट्री गुड्स। ये हमारा क्या है? एसिड है। क्यों? नेचर एसिड है ना इसकी। भाई क्या इन्वेंट्री लाइबिलिटी होगी क्या? इन्वेंट्री एसिड है। कैसे? इन्वेंट्री से हमें फ्यूचर में फायदे की उम्मीद है। कैसे फायदा होगा? सेल करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो इन्वेंट्री हमारा सबसे बड़ा एसिड होती है। ट्रेडिंग बिजनेस में सबसे बड़ा एसिड ही कौन सी होती है? इन्वेंट्री। अगर आपकी ग्रोसरी शॉप है, तो सबसे ज्यादा होगा क्या? इन्वेंट्री होगी आपकी। तो इन्वेंट्री का अमाउंट बड़ा ह्यूज होता है। तो इसकी नहीं, वो आएगा तो ऊपर हो, लेकिन ऊपर आने का मतलब ये नहीं होता कि तो सबसे बड़ा अमाउंट होगा वो ऊपर आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, पहले नहीं बताया था, एक चीज के बारे में बता देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में करंट एसिड में सबसे पहले वो करंट एसिड आता है, तो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट होगा। तो कैश ही, और बाद में जो है वो वाले एसिड आ रहे होते हैं जो लेट कैश। देखो, नोट रिसीवेबल पहले लिखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल बाद में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि नोट रिसीवेबल पहले कैश में कन्वर्ट होता है, रिटर्न प्रॉमिस होता है, अकाउंट रिसीवेबल बाद में लिखते हैं। तो लिक्विडिटी के लिहाज से करंट एसिड का सीक्वेंस है, तो जो ज्यादा लिक्विड होगा वो पहले आएगा। अमाउंट का चक्कर नहीं होता। हम तो ये बात कर रहे हैं अमाउंट वाइज, इन्वेंट्री का अमाउंट सबसे बड़ा होता है आपके बिजनेस में। और ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपको मैंने पहले बताई नहीं है, देखिए ये वो बताई नहीं है। आइटम परचेज फॉर रीसेल बोल लो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 किस्म की चीजें इन्वेंट्री होती है। जो प्रोसेस में चल रही है वो भी इन्वेंट्री, जो फिनिश हो गई वो भी इन्वेंट्री, और जो रॉ मटेरियल की शक्ल में पड़ी है वो भी इन्वेंट्री। लेकिन हमारे पास अभी ट्रेडिंग बिजनेस में कौन सा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है? हम क्या बोलेंगे इन्वेंट्री को? कि जो प्रोसेस में चल रही है वो इन्वेंट्री, इसमें तो प्रोसेस में होती नहीं है। हम बोलेंगे जो फिनिश गुड्स हैं, जो हेल्ड फॉर सेल है, इन शॉर्ट जो चीज हमारे पास कंप्लीट हुई हुई है, बेचने के लिए पड़ी हुई है, वो हमारी इन्वेंट्री कहलाएगी। तो सबसे पहला इजाफा ट्रेडिंग सर्विसिंग बिजनेस में हम सप्लाईज खरीदते थे, फर्नीचर खरीदते थे, इक्विपमेंट खरीदते थे। अब हम इन्वेंट्री भी खरीदेंगे, इन्वेंट्री भी बेचेंगे। तो इन्वेंट्री जब आप खरीदेंगे, गौर से सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेंट्री परचेज की 1 लाख रुपए की, तो ये क्या है? इन्वेंट्री की कॉस्ट। क्या ये? इन्वेंट्री की कॉस्ट। कितने की इन्वेंट्री पड़ गई आपको? 1 लाख की। अब आप 1 लाख से ज्यादा की बेचेंगे या कम की बेचेंगे? ज्यादा की बेचेंगे। तो जब आप उसे बेच देंगे इन्वेंट्री को, तो अब वो आपका एसिड थोड़ी रहेगी फिर, क्योंकि इन्वेंट्री ने तो आपको बेनिफिट दे दिया। तो वो इन्वेंट्री आपका एक्सपेंस बन जाएगी। एक्सपेंस का मतलब ये नहीं है कंज्यूम कर लिया आपने, वो आपको जिस पर्पस के लिए इन्वेंट्री लाए थे वो पर्पस पूरा हो गया, उसने फायदा दे दिया, तो उस इन्वेंट्री का एक्सपेंस बना देंगे आप। तो उस एक्सपेंस को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेंट्री खरीदी 1 लाख की, और उसमें से आपने 70,000 वाली इन्वेंट्री बेच दी। तब पहले पूरी की पूरी इन्वेंट्री कितनी थी? 1 लाख। और उसकी नेचर क्या थी? हाँ, एसिड। कॉन्ट्रा एसिड कैसे हो गया? क्या हो गया? इस वजह से कहते हैं कि जो है ना, आपको गन्ने का शरबत नहीं पीना चाहिए। अगर 1 लाख की इन्वेंट्री खरीदी थी, वो एसिड थी। अच्छा, मैं क्या थोड़ा सा बता दूं, 1 लाख की इन्वेंट्री खरीदी, वो एसिड थी। तो जब आपने उसमें 70,000 वाली इन्वेंट्री बेच दी, तो अब आपकी इन्वेंट्री कितनी बच गई? और जो 70,000 की इन्वेंट्री थी ना, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे? यानी शुरू में पूरी इन्वेंट्री को बोल रहे थे इन्वेंट्री, और अब 30,000 को बोल रहे हैं इन्वेंट्री, और 70,000 को बोल रहे हैं, यानी 70,000 क्या है? वो भी इन्वेंट्री की कॉस्ट है, 30,000 भी इन्वेंट्री की कॉस्ट है। लेकिन फर्क क्या है? 70,000 उस इन्वेंट्री की कॉस्ट है जो बिक गई, तो उसका नाम चेंज कर दिया। क्या बोल दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो 30,000 की इन्वेंट्री है वो नहीं बिकी, तो उसका नाम क्या है? इन्वेंट्री।
Inventory is the name that is assigned to those units that have not been sold. And cost of goods sold is the term that is used for the inventory that has been sold. यानी कि cost of goods sold भी उसी inventory की cost है, लेकिन कौन सी वाली जो बिक गई और जो बच गई है वो हमारी inventory कहलाएगी. अच्छा, कितने में बेचेंगे आप? तो दो चीजें नहीं आ गई आपके सामने. यार सर्विसिंग बिजनेस में cost of goods sold था, ओके, वहाँ इन्वेंट्री नहीं थी. cost of goods sold कहाँ आता है? जहाँ इन्वेंट्री आती है. ओके, तो डिफरेंस क्या है cost of goods sold में इन्वेंट्री में? जितनी कॉस्ट वाली इन्वेंट्री बिक गई वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी बच गई है वो इन्वेंट्री है. अच्छा, कितने में बेचेंगे आप 70,000 वाली इन्वेंट्री? फॉर एग्जांपल आपने 1,50,000 की बेच दी, तो 1,50,000 आपकी रेवेन्यू कहलाएगी. रेवेन्यू तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स. क्या बोलेंगे? सेल्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द प्राइस एट विच द गुड्स हैव बीन सोल्ड इज सेल्स. यानी 3 नए टाइटल आ गए आपके पास. आप मुझे बताएं, सर्विसिंग बिजनेस में हम रेवेन्यू को क्या कहते थे? कमीशन इनकम कहते थे, फी इनकम कहते थे, सर्विस इनकम कहते थे, कंसल्टेशन इनकम कहते थे, बहुत सारे टाइटल्स थे. यहाँ रेवेन्यू का एक ही टाइटल होगा, दैट इज सेल्स. इन्वेंट्री बिकेगी, आपको रेवेन्यू का कोई और टाइटल नहीं बोलना, एक ही टाइटल बोलना है, सेल्स. तो 3 न्यू टाइटल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस. सही है, तो वो कौन कौन सी टाइटल्स हैं? नाउ सी, और से देखिएगा. बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ब्रेक दें. नो ब्रेक. ब्रेक आपको मिलेगा, आप काम करके लाओ. तुम जाओ. ये देखिए आप आपको अब हम एजम्पशन बना रहे हैं कि हमारे पास साल के दौरान हमने इन्वेंट्री परचेज की. ये 3 टाइटल समझाने के लिए हम काम कर रहे हैं. आपने इन्वेंट्री परचेज की 1 लाख की, तो आपके पास जनरल एंट्री बनेगी. क्या एंट्री बनेगी? हंसने में कम और काम करने में ज्यादा टाइम बिताओ बेटा. टाइम जब गुजर जाता है ना, फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता. इन्वेंट्री डेबिट, कैश या अकाउंट सेबल क्रेडिट. तो हमारे पास हम डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर रहे हैं. इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज का अकाउंट ओपन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2008 Feb 1 को आपने इसे परचेज किया, कैश 1 लाख. ये इन्वेंट्री अकाउंट ओपन हो गया. ये एसेट का अकाउंट है. अब जब ये इन्वेंट्री सेल होगी ना, फॉर एग्जाम्पल इसमें से वही जो हमने बोला कि 70,000 वाली इन्वेंट्री आपने क्या कर दी? सेल कर दी. तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अब ये 70,000 की इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट होगी. कैसे कन्वर्ट होगी? आप इस कब बेचा? आपने मार्च में बेचा है. आप इस इन्वेंट्री के अकाउंट से अमाउंट को निकाल कर यहां ट्रांसफर कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. जो इन्वेंट्री बिक गई उसे इन्वेंट्री में नहीं रखना है आपने. अब आपको उसे क्रेडिट करना है. कब बेचा? 2008 मार्च 1 को आपने सेल किया. कितने वाली इन्वेंट्री? 70,000. ये 70,000 इसकी कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस नहीं है. 70,000 से क्रेडिट करके आपको इसे कहां डाल देना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. यानी ये ट्रांसफर हो रही है. कॉस्ट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेंट्री अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिकॉज इट हैज बीन सोल्ड. कब? 2008 मार्च 1 को. और यहां आप क्या लिखेंगे सामने? इन्वेंट्री. और यहां क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट से इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गई है ना. यहां आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वहां लिखेंगे इन्वेंट्री. समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है भाई, गौर से देखना कि आप एडजस्टिंग एंट्री नहीं है ये. दिस इज नॉट एडजस्टिंग एंट्री. इस पूरे टॉपिक में और अगला इन्वेंट्री वेरिएशन का टॉपिक आएगा ना, उस सब में ये बात जो अभी हो रही है ना डिस्कशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी हैव ट्रांसफर्ड. इधर की डेट क्या चलेगी? ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हमने इन्वेंट्री सेल की है ना, तो ये कॉस्ट हमने क्रेडिट करके इन्वेंट्री में से निकाल दी है और इसको ट्रांसफर क्या कर दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. जो जो इन्वेंट्री बिकती रहेगी उसके हम कॉस्ट निकाल के कहां ट्रांसफर करते रहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. इसे कहते हैं कॉस्ट फ्लो. क्या कहते हैं? कॉस्ट फ्लो. कॉस्ट फ्लो मींस ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटिंग टू दोज दैट हैव बीन सोल्ड. इसके अलावा आपके पास कितने में बेची आपने इन्वेंट्री? फॉर एग्जाम्पल 90,000 में बेची आपने. तो आप एक और अकाउंट ओपन करेंगे. किसका? सेल्स का. सेल्स रेवेन्यू आपकी. और आप उसे क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट. रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा. 2008 मार्च 1 को आपकी सेल्स क्रेडिट होगी कितने से? 90,000.
और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल या कैश। अब आप मुझे बताएं इन्वेंट्री को सेल करते वक्त कितने काम किए हमने। इन्वेंट्री को परचेज किया पहले, तो वो सेल करते वक्त का काम नहीं है। परचेज किया तो उस वक्त क्या करना है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट सेबल क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट सेबल क्रेडिट, यही होता रहेगा। सारी इन्वेंट्री जो खरीदेंगे वो यहाँ जमा होती रहेगी। फिर जब बिकेगी इन्वेंट्री तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी है कि मैंने कितने में बेचा है, 90,000 में। इसकी एंट्री क्या बनाओगे, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। जैसे आप पहले क्या बनाते थे सर्विसिंग बिजनेस में, कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट। अब क्या बनाएंगे, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये जो आपने एंट्री बनाई है ना, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से, 90,000 से। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया है। स्केचिंग के बगैर काम कर रहा हूं। इसमें आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया है कि मैंने कितना कमा लिया, 90,000 रुपए। फिर इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, ये जो इन्वेंट्री बिक गई इसी कॉस्ट को यहां से निकालकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देंगे। तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे, डेबिट हो रही है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इन्वेंट्री क्या करेंगे आप, क्रेडिट। कितने काम हो रहे हैं, दो। पहला काम रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रही है, दूसरा काम इन्वेंट्री कॉस्ट को निकाल के आप किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इन्वेंट्री सेल कर दूं 90,000 में, इन्वेंट्री सेल कर दूं 90,000 में, और ये रिकॉर्ड कर लूं ये वाली चीज, कैश डेबिट, कैश आ गया मेरे पास, और रेवेन्यू बढ़ा के सेल्स क्रेडिट कर दूं। गौर से सुनना, लेकिन ये कॉस्ट यहां से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं डालूं, तो अभी इन्वेंट्री का बैलेंस कितना आ रहा है, 30, और ये ट्रांसफर ना करूं इधर, तो इन्वेंट्री का बैलेंस कितना आएगा, 1 लाख। तो क्या सही होगा, क्या इन्वेंट्री हमारे पास 90,000 की जब हमने सेल की है, उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री अभी भी 1 लाख होगी, नहीं, हमारी इन्वेंट्री बिक चुकी होगी। तो हमें लाजमी इन्वेंट्री की कॉस्ट को निकाल के किस में डालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। और ये कब हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉस्ट सेल हो जाए और हमें पता हो कि जो इन्वेंट्री हमने बेची है वो थी कितने की। अब अगर तो पता ही ना हो कि जो इन्वेंट्री बेची है वो थी कितने की, तो आप ये वाला काम नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। क्या, कॉस्ट फ्लो। कॉस्ट फ्लो मींस ये पहले क्यों नहीं था सर्विसिंग बिजनेस में, इन्वेंट्री नहीं थी तो कॉस्ट ट्रांसफर करने वाली कहानी नहीं थी। यहां पर ये होगा, क्या होगा, वी हैव टू कन्वर्ट इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेनसोएवर इन्वेंट्री इज सोल्ड। एक काम ये करना है, उसके लिए ये एंट्री बनेगी। इस एंट्री में देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रांसफर किया ना मैंने, वही नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, इन्वेंट्री क्रेडिट, ये हो गई क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। जो अकाउंट में चीज ना समझ में आती है कि इधर से निकल के कॉस्ट यहां पर ट्रांसफर हुई। और एक काम आपको क्या करना है, सेल्स को रिकॉर्ड करना है। तो कौन बताएगा क्या क्या करना होता है जब हम इन्वेंट्री सेल करते हैं, जब परचेज करते वक्त क्या करना होता है, क्या, इन्वेंट्री डेबिट कैश या अकाउंट सेबल क्रेडिट। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने जो है वो पेमेंट ना किया तो आप अकाउंट से भी लिख देंगे। इन्वेंट्री हमारा एसेट है, लोग इसको समझते हैं कि एक्सपेंस है, जब तक बिकी नहीं है हमारा एक्सपेंस नहीं है। आप इंटर कॉमर्स है, आपने पहले मर्चेंडाइजिंग बिजनेस पढ़ा है, मैं आपको बता दूं सुनिएगा। जब इन्वेंट्री हम खरीदते हैं ना तो उस वक्त तो वो हमें बेनिफिट नहीं दिया ना उसने, तो उस वक्त तो हमारा वो एसेट होता है। लेकिन जब साल का एंड आता है ना तो बिक चुकी होती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। मैंने परचेजेस का अकाउंट यहाँ यूज करवाया है, परचेजेस का अकाउंट बोला ना आपने, क्या मैंने परचेजेस का अकाउंट यूज करवाया, मुझे हाँ या ना में तो जवाब दो। हाँ, इसका मतलब है मैं ये परचेजेस का अकाउंट आगे जाके यूज करवाऊंगा। सही है, उसके बारे में मिलेंगे तो पहले ही बता रहा हूँ, आप इसको बता रहा हूँ। सही, लोग ना बाहर ये करते हैं कि परचेजेस को ना एक्सपेंस लिख देते हैं शुरू में, जान छुड़वाते हैं। ऐसे में जब इन्वेंट्री खरीदते हैं पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जो आगे आएगा, उसमें इन्वेंट्री परचेजेस के टाइटल ही एसिड होता है हमारा। लेकिन जब साल का एंड आता है तो वो इन्वेंट्री बिक चुकी होती है जो परचेज की होती है, तो वो परचेज हमारा एक्सपेंस बन जाता है। तो उसको फिर हम एक्सपेंस बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के डे के लिहाज से। हालांकि वो शुरू में क्या था, एसिड था। आप लोग इसको छोड़ दें, आप यहाँ पे आ जाए। जब इन्वेंट्री खरीदेंगे तो इन्वेंट्री हमारा एसिड होगी, सब्सिक्वेंटली वो हमारा क्या बनेगी, एक्सपेंस। और जब वो एक्सपेंस बनेगी तो उसका नाम चेंज करके हम क्या रख देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दिस इज कॉल्ड कॉस्ट फ्लो। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है बताइए, कौन बताएगा। परचेज करते वक्त क्या करना है, इन्वेंट्री डेबिट कर देनी, ऐसे दूसरे एसिड खरीदते हैं और कैश या अकाउंटेबल क्रेडिट हो जाएगा। सेल करते वक्त कितने काम करने हैं, 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, सेल्स को रिकॉर्ड करना है, डेट इज अवर रेवेन्यू।
ये रेवेन्यू है, ये अलग चीज है। इतने में हमने बेचा है, सेल्स यहाँ पर कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है। ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ रही है हमारी, कैश भी बढ़ रहा है। दूसरा काम क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करना है। और वो कैसे होगा? कॉस्ट का फ्लो होगा। कहां से? इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट का फ्लो होगा। अब मुझे एक बात बताएं, whensoever you are involved with, you deal with ट्रेडिंग बिजनेस, तो 3 किस्म की ट्रांजेक्शन में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। एक परचेज की ट्रांजेक्शन, एक सेल की ट्रांजेक्शन। सेल में 2 हैं, सेल में 2 हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करने वाली एक, सेल को रिकॉर्ड करने वाली परचेज की एक है। मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अगर आपका मेडिकल स्टोर है, अगर मेडिसिन सेल करते हो, जब आप मेडिसिन खरीदोगे, गौर से सुनना, आप इन्वेंट्री क्या बनाओगे? इन्वेंट्री, मेडिसिन थोड़ी बोलेंगे आप, इन्वेंट्री है ना आपकी। वो इन्वेंट्री खरीदते हैं तो इन्वेंट्री बोलेंगे। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, ये आपने डेबिट कर देनी है इन्वेंट्री। कब? जब आपने मेडिसिन खरीदी। अब आप मेडिसिन सेल कर रहे हो, गौर से सुनिएगा भाई। अब एज्यूम करें मेडिसिन आपने सेल कर दी, 200 रुपए की 200 रुपए की मेडिसिन सेल कर दिया। अब 200 रुपए से ये एंट्री बना दी कि कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, 200 रुपए की मेडिसिन सेल की। अब मुझे बताएं कि ये जो इन्वेंट्री बिक गई है, उसकी कॉस्ट को निकाल के यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालना है। 200 रुपए की जो मेडिसिन आपने सेल की है, क्या आपको याद होगा कितने की थी? मेडिसिन जो बेचता है उसे याद होगा ये जो मेडिसिन मैंने बेची, मैंने खरीदी, वो कोशिश भी नहीं करेगा इसको मालूम करने की। तो क्या वो ये काम कर सकेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट करके, इन्वेंट्री क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर दे? क्यों नहीं कर सकेगा? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर आपकी समझ में आ गई तो आपको ट्रेडिंग बिजनेस समझ में आ जाएगा। उसे कॉस्ट पता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत नॉमिनल से वैल्यू वाला आइटम है। लेकिन अब एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। आपकी शॉप है, आप हीरे बेचते हैं, हीरे। जब आप कोई बकवास, आप हीरे बेचते हैं, आपने हीरे खरीदे, चलो तुम्हारी शॉप है ना, तुम्हारी शॉप है। रिटर्न जब फाइल करवाओगे उस वक्त भी तुम्हें बड़ा हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो तुमने खरीदे हीरे, तो एंट्री क्या बनाएंगे आप? खरीदे इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। ये क्या कर रहा है? हीरे बेचे, ये क्या था? सबको देख रहा है, कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आपको अपना हिसाब खुद देना है। दुनिया में आपके साथ सिर्फ आप ही हैं, याद रखें। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, ये कब हुआ? जब हीरा आपने खरीदे। अब जब आप हीरा बेचेंगे तो आप 2 काम करेंगे। आपने हीरा बेच दिया फॉर एग्जाम्पल 5 लाख में, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 5 लाख। अब ये हीरा जो आपने बेचा, ये था कितने का? आपको याद होगा? आपको अपना नाम याद नहीं होगा, लेकिन आपको ये याद होगा कि हीरा था कितने का, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। तो आप आराम से उसकी कॉस्ट को इन्वेंट्री से क्रेडिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इसका मतलब है कि कॉस्ट फ्लो इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन योर इन्वेंट्री इज ऑफ लो कॉस्ट। तो आपको पता ही नहीं होता कि इन्वेंट्री थी कितने की, तो आप ये काम नहीं कर सकते। अब मेडिसिन वाले के बारे में बताएं, गौर से सुनिएगा। क्या मेडिसिन वाले का डाटा अप टू डेट चल रहा होगा? अप टू डेट उसके डाटा में सारी की सारी इन्वेंट्री डेबिट में पड़ी हुई होगी, हालांकि उसमें वो काफी इन्वेंट्री बेच चुका होगा और वो इन्वेंट्री को क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उसे याद ही नहीं होगा, ना वो कोशिश करेगा। या वो बोलता है मेडिसिन वाला, रुक जाओ पहले मालूम कर लूं मैंने कितना खरीदा था। कुछ नहीं करता, वो कोशिश ही नहीं करेगा, टाइम ही नहीं है उसके पास। लेकिन जो हीरे वाला है, उसकी इन्वेंट्री जब सेल होगी, उसे याद होगा, फौरी तौर पर वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इन्वेंट्री को क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट कर देगा। तो किसका डाटा ज्यादा अप टू डेट होगा? हीरे वाले का, और मेडिसिन वाले का नहीं होगा। अच्छा एक बात बताएं, परचून की शॉप पर जाएं आप, जब आप ग्रोसरी परचेज करने जा रहे हैं, ग्रोसरी, तो उस वक्त ग्रोसरी वाला जब ग्रोसरी खरीदता होगा क्या एंट्री बनाता होगा? ये सब ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जांपल है। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, या इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट सेबल क्रेडिट। जब वो ग्रोसरी बेचेगा, चीनी बेच रहा है, आटा बेच रहा है, तो एक तो वो रेवेन्यू की एंट्री बना सकता है, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लेकिन क्या उसे याद होगा ये जो मैं आटा या चीनी बेच रहा हूँ, ये मैंने खरीदी कितने की थी? वो कोशिश भी नहीं करेगा याद रखने की। इतने सारे आइटम्स उसके पास हैं कि वो याद रखने की, वो लिख लेता अपने पास ही, मुझे इतने की बेचनी है बस। तो वो भी ये काम नहीं कर सकता। क्या? इन्वेंट्री क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट नहीं कर सकता। और जब वो ये नहीं करेगा तो उसका इन्वेंट्री का अकाउंट क्या शो कर रहा होगा? 2 करोड़ की इन्वेंट्री डेबिट में, हालांकि उसके पास 2 करोड़ की इन्वेंट्री होगी नहीं, वो तो बहुत सारी बेच चुका होगा। इसका मतलब है इन्वेंट्री 2 टाइप की हो गई। अच्छा, नाहिद सुपर स्टोर आप जाएं, सुपर मार्केट, नाहिद सुपर मार्केट,
तुम्हारा वहां पर आप जाते हैं, जब आप गुड्स परचेस करते हैं तो वो आखिर में पेमेंट करने जाते हैं, टूट 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 सारी वो डाटा ले लेते हैं ना, वो प्रोडक्ट लगा लगा के, वो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है उसमें। अब मुझे बात बताएं, नाइक वाले जब इन्वेंट्री खरीदते होंगे क्या करते होंगे? इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन जब बेचते होंगे तो क्या वो सेल्स रिकॉर्ड करते होंगे? सेल्स कितने में बेचा, रेवेन्यू, और कितने की थी, क्या उन्हें पता होता होगा? हाँ, उन्हें पता होता होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, तो उनका कंप्यूटर खुद ब खुद इन्वेंट्री क्रेडिट करके किस में डाल देता होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। उनके पास पूरा डाटा आ रहा होता है, कितनी इन्वेंट्री निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई और अभी कौन कौन सी कितनी कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हर चीज का डाटा आ रहा होता है उनके पास। यानी उनके पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट और इन्वेंट्री का अकाउंट अप टू डेट होता है या नहीं? अप टू डेट होता है। क्या ये अप टू डेट होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मुझे अपनी इनकम निकालनी है तो देखिए मैंने सेल कितने में किया है? 90 में। अब मुझे कितने का पड़ा था ये? 70। तो मैं इसको लेस करूंगा ना आपस में कि 70 वाली चीज 90 में बेच दी, तो मैं इस 90 में से इन्वेंट्री थोड़ी लेस करूंगा, इस 90 में से मैं 70 लेस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? 20,000। फिर इस 20,000 के प्रॉफिट में से अपने और भी एक्सपेंसिव, सैलरी, रेंट वगैरह लेस करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता ही ना हो तो मैं ये रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो लेस नहीं कर सकता, तो मैं अपना प्रॉफिट निकाल नहीं सकता। इसी वजह से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट यू शुड नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता नहीं हो सकती जब तक आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट आप इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर ना करें। और कब मालूम हो सकती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जब इन्वेंट्री हैवी कॉस्ट हो, तो आपको याद होगा, या फिर आप वो मशीन, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो जो कि आपको अप टू डेट करे। लेकिन छोटी मोटी शॉप जो आपको नजर आ रही है वहां तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल ही नहीं सकता। तो फिर वहां पे क्या होगा और ये लोग कैसे काम करते हैं, इस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर यही वाला पॉइंट कि हमें क्या मालूम करनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस पर डिस्कशन होगी। अब मुझे बात बताएं, अभी तक हमने क्या बात की कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में कुछ नए टाइटल्स आएंगे। एक टाइटल हमारा इन्वेंट्री, हमारा एसिड होगा, और दूसरा टाइटल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी इन्वेंट्री है लेकिन वो वाली जो बिक गई, और इसका मालूम चलना बहुत जरूरी है, एक्सपेंस होता है। और एक हमारे पास टाइटल आएगा सेल्स, जो हमारी रेवेन्यू का टाइटल है। अब अगर हमें इनकम निकालनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? थोड़ा सा सीधा होकर बैठेंगे तो सब दिमाग में आएगा, वरना वो दिमाग में आ रहा होता है लेकिन साइड में हो जाता है ना, तो निकल जाता है। जी, क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? बताओ आप, बेटा आप बताओ। इनकम निकालनी है तो क्या क्या पता होना चाहिए? कौन सी इन्वेंट्री? जो सेल है, सेल हो गई या जो बच गई? एक तो सेल्स पता होनी चाहिए, रेवेन्यू, और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होना चाहिए। ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए, जब ही हम इनकम निकाल सकते हैं। तो आप यहां देखें, इनकम स्टेटमेंट ये किसका है? ये ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट है। गौर से देखिए, अभी आप सर्विसिंग का बनाकर आ रहे हैं। सर्विसिंग में क्या था? सर्विसिंग में था रेवेन्यू, सर्विस इनकम, कमीशन इनकम वगैरह, उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर दिए थे। यहां ऐसा नहीं है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले सेल्स। सेल्स में से पहले लेस करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। फिर उसमें जब अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम लेस करते हैं ना, सैलरी, रेंट वगैरह, यानी यहां पर रेवेन्यू वाला पोर्शन ये रहा, और रेवेन्यू वाले पोर्शन में कमीशन इनकम, फी इनकम नहीं आएगा, सेल्स आएगी। ये हम बनाएंगे बाद में, अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे। 5 लाख में बेचा, हमें कितने का पड़ा? 3,50,000 का। हमें इजाफी कितना मिला? 1,50,000 हमारा प्रॉफिट, उसमें एक्सपेंसेस लेस करेंगे। अब इस इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू तो आपको पता होगी, भले आपकी इन्वेंट्री हैवी कॉस्ट हो या लो कॉस्ट हो, रेवेन्यू आपको पता होती है कितने में बेचा। मसला किसका आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ किसे मालूम चल सकता है? जिसकी हैवी कॉस्ट इन्वेंट्री हो या उसके पास कंप्यूटर यूज हो रहे हो। तो इसका मतलब है टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आप इनकम ही डिटरमिन नहीं कर सकते ट्रेडिंग बिजनेस की, तो फिर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही नहीं कर सकते। तो इसमें देखें, एक बात देखिएगा, ऑपरेटिंग साइकिल। अभी तक क्या बात हुई? ट्रेडिंग बिजनेस में 3 नए टाइटल, इन्वेंट्री जो कि एसिड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि एक्सपेंस है, और सेल्स जो कि रेवेन्यू है। हमें सेल्स पता होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता करनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही इन्वेंट्री होती है जो हमने खरीदी थी, लेकिन वो वाली जो बिक गई। अब एक नई टर्म आपके पास आ रही है, पेपर में पूछी जा सकती है और ये रेलेवेंट भी है अभी, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। आपने इससे पहले क्या सुना? अकाउंटिंग साइकिल। व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल? मैं बताता हूं आपको। अकाउंटिंग साइकिल आर द प्रोसीजर्स दैट आर यूज्ड फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन टिल द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। वो सारे के सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सारे स्टेप्स क्या कहलाते हैं?
अकाउंटिंग साइकिल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग साइकिल। ये अलग ही होगा ना, ये वही थोड़ी। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? गौर से सुनिएगा। अकाउंटिंग, अगर हमारा 12 महीने का अकाउंटिंग ईयर है तो हमारा अकाउंटिंग साइकिल भी पूरे 12 महीने पर मुहित होगा। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? मेरा सर्विसिंग बिजनेस है, एक कस्टमर आया अकरम, मैंने उसे सर्विस दी उधार पे, बाद में रिसीवेबल जनरेट हुआ ना, फिर मैंने बाद में रिसीवेबल की कलेक्शन भी कर ली, तो क्या अमजद और मेरे दरमियान जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो इख्तिताम पजीर हो गई और मैंने रेवेन्यू भी जनरेट कर ली। ये पूरा एक ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब रेवेन्यू जनरेट करना और कैश ले लेना कस्टमर से। मुझे बताएं, अगर मैंने एक अल्ताफ भाई को सेल की, हमारे नहीं अकरम भाई को सेल की, और अकरम भाई को जो मैंने सेल की है उसका पैसा मुझे पूरे साल कलेक्ट नहीं हुआ, अगले साल जाके कलेक्ट हो रहा है, तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये अकाउंटिंग ईयर से भी बड़ा हो गया। क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? कितने दिनों में मैं सेल जनरेट करता हूँ, रेवेन्यू जनरेट करता हूँ, और उसकी कलेक्शन कितने दिनों में करता हूँ। अब इन्वेंट्री में देखो, इन्वेंट्री में क्या होगा? इन्वेंट्री खरीदोगे, पहला काम। दूसरा काम बेचोगे उधार पर। तीसरा काम कलेक्शन करोगे कस्टमर से। ये काम जितने दिनों में हो जाता है ना, वो ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। अब ऑपरेटिंग साइकिल 2 दिनों का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। अब मुझे बताएं, अगर मेरे 2000 कस्टमर्स हैं और 2000 कस्टमर को मैंने 2-2 मरतबा सेल किया इस साल और कलेक्ट भी कर लिया, तो मैंने कितने ऑपरेटिंग साइकिल अंजाम दिए होंगे? 2000 कस्टमर हैं, 2000 कस्टमर को 2-2 मरतबा सेल किया, कैश भी कलेक्ट कर लिया, तो मैंने कितने ऑपरेटिंग साइकिल परफॉर्म किए? 4000 मरतबा रेवेन्यू जनरेट हुई, 4000 मरतबा रेवेन्यू कलेक्ट भी हो गई। अच्छा, मेरा एक ही कस्टमर है, उसको मैंने सेल की और पूरे साल कलेक्शन नहीं हुई उससे, तो मुझे बताएं इस साल मैंने कितने ऑपरेटिंग साइकिल परफॉर्म किए? एक भी नहीं। सही है। तो मुझे एक बात और बताइए, आप बताइए ऑपरेटिंग साइकिल कौन से बिजनेस का बड़ा होगा? सर्विसिंग बिजनेस का या ट्रेडिंग बिजनेस का? क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में हमें मर्चेंडाइज खरीदनी भी पड़ती है, सर्विसिंग बिजनेस में खरीदनी नहीं पड़ती। इसी वजह से ट्रेडिंग बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा। हाँ, जितने ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल आप परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, और जितने कम ऑपरेटिंग साइकिल होंगे, अकाउंटिंग साइकिल तो कंप्लीट होना ही होना है ना, 12 महीने का है और पूरे साल काम कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट कब नजर आएगा? जब आपके ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। अब देखिए जरा ये डिफरेंस बता रहे हैं। फॉर सर्विसिंग बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? देखिए, एन ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू द डेज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस टू रेंडर द सर्विस, पहला काम। दूसरा काम कलेक्ट कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विसेज। 2 काम हो रहे हैं इसमें, सर्विस बेचो और कैश कलेक्ट कर लो। जितने दिनों में ये काम हो रहा है वो ऑपरेटिंग साइकिल है, और जितने कस्टमर के साथ हो रहे हैं उतने ऑपरेटिंग साइकिल हो रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में देखिए क्या क्या करना है? रिसीव इन्वेंट्री, सेल इन्वेंट्री, कलेक्ट कैश। ये तीनों काम जितने दिन में हो रहे हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस का क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल। अब हमने इसको इलस्ट्रेट भी किया, ये देखिए ये सर्विसिंग बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है। क्या हो रहा है? पहले कैश रिसीव, पहले हमारे पास कैश आया, कैश था, हमने सर्विस परफॉर्म की, सर्विस परफॉर्म करके रिसीवेबल जनरेट हुआ, रिसीवेबल से भी कैश आ गया, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। ये साइकिल आप जितने कस्टमर से देखो ना, ये कार रिपेयर कर रहा है ना, सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर 100 कस्टमर्स आते हैं कार रिपेयर करवाने तो 100 ऑपरेटिंग साइकिल परफॉर्म करेगा ये। और ये ऑपरेटिंग साइकिल 200 दिन तक भी जा सकता है, 500 दिन तक भी जा सकता है। जितने दिनों में कैश मिल जाए हमें उतने दिनों के। हमें कार आ गई रिपेयर होने, वो कार 45 दिन तक हमारे पास ही रही, हम रिपेयर ही कर रहे हैं उसको, तो आप देखिए ना ऑपरेटिंग साइकिल का पहला काम ही कंप्लीट नहीं हुआ, परफॉर्म सर्विसेज वाला। फिर उसने भी हमें पैसा 3 महीने बाद दिया, तो तकरीबन 4.5 महीने लग गए ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होने में। यानी एक अकाउंटिंग साइकिल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल हो सकते हैं? जितने कस्टमर को सेल करेंगे, जितनी सेल होगी हमारी, और जितने कैश कलेक्ट हो जाए। सेल हो जाए, कैश कलेक्ट ना हो तो ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। अब ट्रेडिंग का ऑपरेटिंग साइकिल देखें आप, क्या हो रहा है? पहले इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, गाड़ी में आ रही, देखें ये जब इन्वेंट्री खरीदे तो क्या आ गई? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। सेल करने से क्या आ गया? रिसीवेबल। फिर जब हमने रिसीव कैश किया तो कैश आ गया हमारे पास। तो कितने स्टेप्स हो गए? बाय इन्वेंट्री, सेल इन्वेंट्री, रिसीव कैश। जितने दिनों में ये हो जाएगा ये ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा। मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल क्यों बताया है? एक चीज समझाने के लिए, और से सुनिए। ये बातें अगर आपको याद रह जाएं इंशाल्लाह, और आप इसको आगे जाके अप्लाई भी करें तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। स्टूडेंट्स बेचारों को पता ही नहीं होता, वो ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ के आ जाते हैं लेकिन उन्हें उसका बाइफर्केशन ही पता नहीं होती, ऑपरेटिंग साइकिल की टर्म भी पता नहीं होती।
आपको याद है पीछे एसिड की डेफिनेशन में ऑपरेटिंग साइकिल आया था, मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। अब मैं पीछे जाके आपको बताऊंगा, उस वक्त मैं ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ी एक्सप्लेन कर सकता था। अब ऑपरेटिंग साइकिल हमें कौन सा वाला फोकस करना है? ट्रेडिंग बिजनेस वाला। तो इसमें कितने स्टेप्स हैं? इन्वेंट्री खरीदना नहीं, 3 स्टेप्स हैं। इन्वेंट्री खरीदना, इन्वेंट्री बेचना और कैश रिसीव करना। तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं, गौर से देखिएगा। इन्वेंट्री जब खरीदेंगे तो क्या होगा, इसकी क्या एंट्रीज होंगी, कैसे रिकॉर्डिंग होगी, ये तो मैंने आपको एक सिंपल सी बताई थी ना, अब मैं बताऊंगा आपको। फिर इन्वेंट्री बेचेंगे तो क्या होगा, इसकी एंट्रीज, इसकी ट्रांजेक्शन। फिर जब रिसीवेबल आएगा तो क्या होगा, इसका अलग चैप्टर है। मतलब हमारे पास जो रिसीवेबल वाला चैप्टर है ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन्वेंट्री को खरीदना कैसा, क्या करें, इन्वेंट्री खरीदे तो क्या होगा और इन्वेंट्री बेचो तो क्या होगा। उसकी मैंने एक एग्जांपल आपको भी दी थी। खरीदेंगे तो इन्वेंट्री डेबिट, कैश अकाउंटेबल क्रेडिट, बेचेंगे तो 2 एंट्रीज बनेंगी। अब हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या बातें करने जा रहे हैं हम? वी आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ इन्वेंट्री। यानी हमारे पास जितनी काम आएंगे इन्हीं चीजों के आएंगे, अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ इन्वेंट्री। अब आएगा, देख लें। ट्रेडिंग बिजनेस के अकाउंटिंग साइकिल से 2 चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली हमने अकाउंटिंग ऑपरेटिंग साइकिल से। परचेज ऑफ इन्वेंट्री होगी तो क्या एंट्रीज बनेगी, और सेल ऑफ इन्वेंट्री होगी तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी। और ये जो तीसरी चीज है कैश कलेक्शन वाली, ये एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, इसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम ये 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। यानी ट्रेडिंग बिजनेस में इन 2 चीजों का फोकस करना। अगर ट्रेडिंग बिजनेस में आपको ये समझ में आ गया कि इन्वेंट्री खरीदते वक्त कैसे रिकॉर्डिंग होती है और बेचते वक्त कैसे रिकॉर्डिंग होती है, आपको ये ऑपरेटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपको कॉस्ट फ्लो बताया था, अभी बताया था कि जब इन्वेंट्री सेल होती है तो इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट को निकाल के किसमें ट्रांसफर करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, COGS में, एंड दिस इज कॉल्ड कॉस्ट फ्लो। ये कॉस्ट फ्लो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत सारी किस्म की इन्वेंट्री होती है और उसमें लेबर भी होती है, उसमें दूसरी चीजें भी है। यहां सिंपल है, इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना, इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। जब आप पढ़ेंगे ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां जब कॉस्ट फ्लो आएंगे तो आप देखिएगा। कॉस्ट फ्लो इन ट्रेडिंग बिजनेस रेफर्स टू द, और उस वक्त आपके लिए आसान होगा ना अगर आपको ये पता होगा। अब आपको ट्रेडिंग का, अगर आपको ट्रेडिंग का कॉस्ट फ्लो नहीं पता तो फिर वहां पर कॉस्ट फ्लो में आपको मुश्किल होगी। बहरहाल दिस इज वेरी सिंपल कॉस्ट फ्लो। क्या बोल रहा है कॉस्ट फ्लो के बारे में? कॉस्ट फ्लो इन ट्रेडिंग बिजनेस रेफर्स टू द मैनर इन विच कॉस्ट इज मूव्ड फ्रॉम इन्वेंट्री अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वही जो हमने बोला था उसे इंग्लिश में बोल दिया। अब हम आपको दिखाते भी हैं कॉस्ट फ्लो। एग्जाम्पल आइए, मार्च 5, 2022 को 2 लाख की इन्वेंट्री 3 लाख में बेच दी। ये 2 लाख की इन्वेंट्री का अकाउंट में मौजूद होगी, कहां पर, डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में। तो देखें, ये इन्वेंट्री पहले हमने Jan 1 को 1 लाख की इन्वेंट्री खरीदी थी, तो एंट्री बनी थी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। फिर हमने 3 लाख की इन्वेंट्री खरीदी थी, एंट्री क्या बनी थी, इन्वेंट्री डेबिट कैश अकाउंटेबल क्रेडिट। ये दोनों एंट्री सिंपल हैं, 2 मरतबा परचेज हुआ, एक कैश पर और एक उधार पर, और वो दोनों कहां रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इन्वेंट्री के अकाउंट में। ये तो परचेज की ट्रांजेक्शन है। ऊपर किसकी ट्रांजेक्शन दे रहा है, परचेज की दे रहा है, सेल की दे रहा है। अब कितने वाली इन्वेंट्री बेची, कितने में बेची, तो 3 लाख हमारी क्या है, सेल्स, हमारी रेवेन्यू है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लाख वाली इन्वेंट्री को निकालेंगे और किसमें डाल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और एक सेल्स रिकॉर्ड करेंगे कितने से, 3 लाख से। इसमें हुआ क्या है, देखिए बेचा है तो 2 काम हुए, एक तो इन्वेंट्री क्रेडिट हुई और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो गई, और एक रेवेन्यू रिकॉर्ड हुई। तो 2 एंट्रीज कोई बनाएगा इसकी, सेल की 2 एंट्रीज कोई बनाएगा? अभी तो सेल की एंट्री मैंने बनवाई है, कोई बोलेगा उसको? यहां जो हुआ है कि 2 लाख की इन्वेंट्री 3 लाख में बेच दी, क्या बोलेंगे आप? एंट्री बताएं, एंट्री, जनरल एंट्रीज। एक तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये वाली बनी, सेल्स क्रेडिट हो रही है ना ये सामने, तो कैश डेबिट हो रहा है। और एक और एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ये इन्वेंट्री क्रेडिट होगी और ये किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ये कॉस्ट फ्लो मैंने आपको अभी एक्सेल पे भी दिखाया था, सही। अब मुझे एक बात बताएं, मसला क्या है? जब मैं एक्सेल में ये चीज दिखाई थी तो आपको एक प्रॉब्लम बताई थी। प्रॉब्लम क्या है कि ये सेल्स रिकॉर्ड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होता है जो इन्वेंट्री आपने बेची है वो कितने में बेची है। तो आप क्या एंट्री बना देते हो, सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट। सेल्स क्रेडिट की हो रही है, रेवेन्यू बढ़ेगी, क्रेडिट होगी, कैश डेबिट कर देंगे आप। ये जो 2 लाख से इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है ना, और कहां ट्रांसफर हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। दिस इज द प्रॉब्लम। ये कौन नहीं कर सकता,
जिसकी, हाँ, जिसको पता ना हो कि उसकी इन्वेंट्री जो बेची थी वो थी कितने की, और किसको पता नहीं होता जिसकी इन्वेंट्री लो कॉस्ट होती है, और किसको पता होता है जिसकी इन्वेंट्री हाई कॉस्ट होती है। तो अगर आपको ये पता है कि मेरी इन्वेंट्री जो मैंने बेची है वो थी कितने की, तो क्या आप ये काम नहीं करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट आप करोगे। आप बोलोगे करो और अपने डाटा को क्या कर दो, अपडेट कर दो। और आप कब नहीं करोगे ये काम? हाँ, तो आप सेल्स तो रिकॉर्ड कर दो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का काम नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएं, अगर आपकी कंपनी है और आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल के सेल के वक्त ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो आपको कैसा फील होगा? आप बोलेंगे यार हमारा तो डाटा ही अप टू डेट नहीं है, किसी ने अगर हमसे इनकम स्टेटमेंट अभी मांग लिया तो हम बना के नहीं दे सकते। अगर आपको पता है और आप ट्रांसफर कर पा रहे हो तो आपका डाटा अप टू डेट होगा, और कंटिन्यूअस बेसिस पर आप इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अप टू डेट करके रखोगे। तो ऐसे केस में हमारे पास अब दो सिस्टम्स आ गए इन्वेंट्री के। बुशरा, इन्वेंट्री के दो सिस्टम्स आ गए। एक वो इन्वेंट्री का सिस्टम है जिसमें इन्वेंट्री बिकते वक्त पता होती है थी कितने की, और एक वो इन्वेंट्री का सिस्टम है जिसमें इन्वेंट्री हमें पता नहीं होती कि थी कितने की। तो ये दोनों के नाम देखें आप, क्या नाम है देखें, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक है पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। गौर से सुनिएगा, यहीं पर हम काम खत्म करेंगे आज। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? परपीचुअल मीन्स होता है कंटिन्यूअस। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मीन्स ऐसा इन्वेंट्री का सिस्टम जिसमें आपका कंटिन्यूअसली इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट निकल के जाती रहेगी, किसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। जब जब सेल होगी इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट निकलेगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाएगी, और आपका डाटा अप टू डेट होगा कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो आप कौन सा सिस्टम यूज करोगे? परपीचुअल। इट मीन्स दैट इफ यू कैन ट्रांसफर योर इन्वेंट्री कॉस्ट फ्रॉम इन्वेंट्री अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू आर यूजिंग परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आपको क्या पता नहीं होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं होगी और इन्वेंट्री का अकाउंट भी आपका ज्यादा अमाउंट से लिखा हुआ होगा। तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, फिर करोगे क्या? आप कैसे मालूम करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? उसके लिए आप क्या करोगे? आप साल के एंड में स्टोर रूम में जाओगे और स्टोर रूम में देखोगे कि कितने की इन्वेंट्री बच गई। गौर से सुनना, आपका इन्वेंट्री का अकाउंट क्या शो कर रहा होगा? टोटल खरीदी कितने की या थी कितने की पूरे साल के दौरान, क्योंकि उसमें से 1 रुपया भी क्रेडिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्रेडिट कितना करना है। तो आप फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री के डेबिट साइड पर आ रहा है 10 लाख, इसका मतलब पूरे साल 10 लाख की इन्वेंट्री थी, इसमें से बेच भी दी होगी लेकिन पता नहीं है। अब जाके स्टोर रूम में काउंट किया, वहां मालूम चला 2 लाख की इन्वेंट्री बच गई। इसका मतलब क्या हुआ? 8 लाख की इन्वेंट्री सेल हो गई और 8 लाख के अमाउंट को इन्वेंट्री के अकाउंट से निकाल के किसमें डाल दो। लेकिन ये काम गौर से सुने, इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट को निकाल के आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कब डाल रहे होंगे? साल के एंड में, यानी पीरियड के एंड में। इसी वजह से कहते हैं पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जबकि परपीचुअल में ये 8 लाख रुपए जो इन्वेंट्री से निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जा रहा है अभी साल के एंड में पेरियोडिक के अंदर, परपीचुअल में क्या ये एक ही मर्तबा निकल के इनमें, बल्कि क्या हुआ होगा? कभी 20,000 निकल के जा रहे होंगे, कभी 50,000 निकल के गए होंगे। पूरे साल 8 लाख रुपए निकल के इन्वेंट्री अकाउंट से किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। जबकि पेरियोडिक में ये काम साल के एंड में करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब तक हम इन्वेंट्री काउंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा बच कितने की गई। तो टोटल में से जो बच गई है अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको लेस करके ही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता कर सकते हैं पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। तो दुनिया में हर कोई चाह रहा है कि वो क्या यूज करे? परपीचुअल इज बेनिफिशियल। उसमें आपको साल के दौरान कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाती है, इन्वेंट्री अप टू डेट होती है, पेरियोडिक में नहीं होता। तो अगर छोटा बिजनेस है ना आपका और आप कॉस्ट मालूम नहीं कर सकते तो आप पेरियोडिक चलाते रहते। आप देखिए, हाँ, तो नहीं बना सकते ना, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं होगी। तो अगर साल के दौरान आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है पेरियोडिक में, तो आपको करना क्या पड़ेगा? साल के दौरान आप इन्वेंट्री काउंट कर लें। फिर उसमें आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा। जब आप स्टोर रूम में काउंटिंग लगा देंगे तो उसमें से बेचनी भी तो है, दुकान तो खुली हुई है ना आपकी, और अगर आपको दुकान बंद करके करते हो तो सेल कम हो जाएगी आपकी। इसी वजह से साल के दौरान इन्वेंट्री मालूम कर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना पेरियोडिक वालों के लिए मुश्किल होता है। इसी वजह से हर कोई जाना चाहता है, कंप्यूटर्स लगा रहे हैं लोग। अब नाहिद ने तो कंप्यूटर लगाया हुआ है, नाहिद सुपर स्टोर ने, इसी वजह से लगाया। अगर ना लगाया ना, पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ जाएगा उन्हें। तो कंप्यूटर उन्हें फौरन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता देता है, इन्वेंट्री अप टू डेट कर देता है, तो उनके लिए आसानी है। जितने भी सुपर मार्केट है उन लोगों ने यही किया हुआ है। वो इन्वेंट्री का लेवल भी बता देता है उन्हें पता चल जाता है ये इन्वेंट्री कम हो गई है, मजीद ला के रख दो। वो खुद सारा कंप्यूटर बता रहा है, कंप्यूटर हटा दो, उनकी लो कॉस्ट की इन्वेंट्री है, नहीं मालूम कर सकते वो।
लेकिन एक गोल्ड शॉप पर जो गोल्ड बेचता है उसको कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, उसे सब याद होगा क्योंकि लाखों का माल है, वो भूल नहीं सकता। बल्कि उसे नींद में भी आप पूछोगे ना तुम्हारी दुकान पे कहां पर कौन सी चीज रखी हुई है, उसे पता होगा, क्योंकि हैवी कॉस्ट आइटम की जो है वो वैल्यू ज्यादा होती है। अब इसका मतलब है कि जो भी इन्वेंट्री ट्रेडिंग बिजनेस करेगा दुनिया में, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो साल के दौरान ही जब बिके इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री से निकाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट डाल दे, तो ऐसे में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रहा होगा वो। और ये डिपेंड करता है किस पर, इन्वेंट्री की नेचर पर, कि इन्वेंट्री है किस किस्म की। क्या फ्रिज वाला परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत काम कर सकता है? हाँ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के बड़े सामान बेचते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो नट बेचते हैं, छोटे छोटे नट बेच रहे हो, या उधर चले जाएं हार्डवेयर की शॉप पे चले जाएं, उनके लिए काम करना मुश्किल है। सही, तो अब आइए जरा हम इसका कंपैरिजन करेंगे, किसका, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का। मेन बात मैं आपको बता चुका हूं, जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, बोल तो नहीं रहे ना आप, सुनना मुश्किल है। अच्छा, तो ये मेन पॉइंट याद रखना। क्या पॉइंट है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वी कैन कम टू नो, वी नो cost of goods sold because we continuously transfer inventory cost from inventory account to cost of goods sold whensoever sales is made. रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करते ही हम लोग, लेकिन परपेचुअल में हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ पेरियोडिक में सिर्फ हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर पाते हैं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं कर सकते। इस पर कल बात होगी, और बात और से सुनिएगा जरा, अभी 1 मिनट और लूंगा मैं आपका। वो बात ये है कि कल नई एंट्रीज आएंगी, नई जर्नल एंट्रीज आपको समझ के कल ही याद करनी है। वो जनरल एंट्री उसकी कौन बनाएगा, आप लोग बनाएंगे, उसका अकाउंट्स आप लोग बनाएंगे, उसका ट्रायल बैलेंस आप लोग बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जर्नल बनाने का तरीका वही है। मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, सोल्यूशन बाद में दे दूंगा, आप मैच कर लेंगे। मैं आपको क्या बनवाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज। लेकिन जो इसकी जर्नल एंट्रीज है, इसमें हम कंप्लीट बात करेंगे। लेकिन आपको जब मैं कंप्लीट एंट्रीज बता दूंगा तो लिखोगे तो आप ना, मैं तो नहीं लिखूंगा उसको।